99% लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उसके बाद भी पैसा क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि उनके आसपास इतनी सारी ऑर्डिनरी चीजें हैं और वो ऑर्डिनरी ही बार बार देखते हैं। जैसे कितने लोग हैं जो 5 स्टार में जाने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन सच में अंदर घुस के 500-1000 रुपए की चाय पीते हैं। धीरू भाई जी ने भी वो बन गए, वहां पहुंच गए। 7 दिन तक सोचता रहा था कि मैं सुसाइड कैसे करूं। रेलवे ट्रैक पे लेट जाएं और वो बेस्ट मोमेंट रहेगा सुसाइड का। बट वो इसलिए था क्योंकि ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, ना मेरे अंदर कोई ऐसा कला थी, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था, नेगेटिव बहुत रहता था। वो बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स है कि आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही है। आपको सुन के शायद ये शॉक लगेगा बट एक्चुअली वो बुरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। आपने क्या ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें करी जो आपको एक्चुअली में हेल्प किया वो बुरे वक्त से आगे बढ़ने में? मैं तो ये मानता हूं कि जो भी आप बोलते हो ना, शब्द मंत्र बन जाते हैं। कौन सी चीज आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर आप रोओगे, अरे ये मेरी जिंदगी में क्यों आया, अरे आपने ऑर्डर किया। 2017-18 में मैंने कुछ गलत डिसीजन भी लिए, जैसे कि होता है कि है ना, कमाएंगे तो मर्सिडीज लेंगे, कमाएंगे तो बड़ा घर लेंगे, तो मैंने भी सब कुछ ले लिया, टाइम से पहले ले लिया। उसका इम्पैक्ट बिजनेस में रिवर्स आ गया। ये सब कारणों से मैं 1.5-2 करोड़ के लोन में चला गया और मेरी 8 EMI चलती थी और 8 की 8 बाउंस होने लग गई। अरे आपको बताऊं मैं कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहली चीज़ मैंने पकड़ी स्पिरिचुअलिटी। और जैसे ही मैंने स्पिरिचुअलिटी पकड़ी, टीचर्स के पास गया। मैं कहता हूँ कन्फ्यूजन में ज़्यादा एक्शन लो। ज़्यादा एक्शन लेने से ज़्यादा अनुभव होते हैं। ज़्यादा एक्शन लेने से आपका दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है और उन्हीं विचारों में से एक विचार ऐसा आता है जो कि आपको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले जाता है। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज फील। कोई ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा मैनिफेस्टेशन या इसका यूज़ करके कुछ चीज़ें ऐसा करी है जो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर? सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ। रात को अपने अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर डिजिटली बिजनेस करना चाहते हो या फिर इन दोनों फील्ड को ऑलरेडी कर रहे हो तो हमारा पॉडकास्ट डिजिटल बिजनेस क्रिएटर आपके लिए ही है। बिकॉज यहाँ हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और दूसरी तरफ कैसे आप डिजिटली अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो या फिर इन दोनों का यूज़ करके कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप इन दोनों में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो। सो वेलकम बैक BSR जी। हमने पहले भी आई थिंक अराउंड 1 साल के आसपास के ऊपर हो गया होगा, हमने पहले ऑनलाइन किया था बट ऑनलाइन में वो इतना मज़ा नहीं आता है। एब्सोल्युटली, और फिजिकल का हाँ एक अलग ही मज़ा है। राइट। सो मैंने वही सजेस्ट किया था कि आइए। आप काफ़ी टाइम बाद मुंबई है या आपका मुंबई आना? मुंबई काफ़ी आता रहता हूँ। उसके बाद मैं 2 बार आ गया जब हमारी बात हुई, लेकिन वही है, भागता दौड़ते आए तो इतना समय नहीं था उस समय कि हम मिल के बात कर सकें आज। तो डायरेक्टली कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज क्या था या वर्स्ट टाइम कौन सा था, अगर ऐसा कुछ हुआ है? कोई भी डे जो आपको सबसे बुरा याद आ रहा है, और फिर मैं चाहता हूँ उसके बाद सबसे बेस्ट भी बताइए। कई सारे दिन रहे जो बहुत बुरे रहे, लेकिन उनमें से एक बुरा दिन कहूँ तो वो दिन था जब पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया था और मैं 7 दिन तक सोचता रहा था कि मैं सुसाइड कैसे करूं। और उसके बाद मैं एक दिन निकल गया था सुसाइड करने के लिए, क्योंकि मैंने 7 दिन के कॉन्टेम्पलेशन के बाद जाना कि रेलवे ट्रैक पे लेट जाएं और वो बेस्ट मोमेंट रहेगा सुसाइड का। ये बहुत पुरानी बात हो गई है आज। आई थिंक ये 2002 या 1 के आसपास की बात होगी, डेट तो मुझे याद नहीं है। बट वो इसलिए था क्योंकि ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, ना मेरे अंदर कोई ऐसा कला थी, मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता था, नेगेटिव बहुत रहता था। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होने के कारण मतलब पैसों की हमेशा तंगी रहती थी, प्रेशर भी रहता था। अरे अपने को तो अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, अरे अपने को तो कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे क्या करेंगे ज़िंदगी में, होगा कैसे। और लोगों को देखते थे, कोई नए जूते ला रहा है, नया कोई क्रिकेट का बैट ला रहा है, और हमारे पास था कि खेलने के मैदान में जाते थे तो चप्पल से चप्पल पे जाते थे, और चप्पल में भी जाते थे तो वो चप्पल की पट्टी निकल जाती थी, उसको कई बार बार लगाना पड़ता था। और फिर तो ऐसे मतलब एक होता है ना कि हम कंपैरिजन बहुत, हमारी सोसाइटी ने हमें कंपैरिजन दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में जीता था। तो एक दिन बड़ा डिप्रेस हो गया था। तो वो मेरी ज़िंदगी का मैं कहूँगा सबसे डिफ़िकल्ट दिन था। हालांकि उस समय बच्चे थे और उस दिन से बाहर निकल के बाद में उसे इतना याद नहीं किया। फिर बिज़नेस करने लगे तो कई दिन ऐसे रहे जो बड़े याद रहे, जैसे कि 2013 में एक सिंगल डे में मेरी टीम के सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था। उसके पीछे की लंबी स्टोरी है। चलिए आपको शॉर्ट में बताना चाहे तो बता सकते। वो यही था कि हमारी टीम के कुछ लोग, एक मैंने कोच रखे थे और उन्हीं को CEO भी रखा था,
उन्होंने पूरी टीम को अपने साथ लिया और एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया। और उस समय मुझे हैंडल करना आता नहीं था ऐसी सिचुएशन, ना टीम हैंडल करना आता था। तो टीम उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो गई, मुझसे कम कनेक्टेड रही, और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो इस तरह के कई मोमेंट्स आए लाइफ में। बट मुझे लगता है कि आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दिन नहीं आए होते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ ही हैं जिनके कारण मैं बना हूँ। अगर इजी रहता तो शायद आज ये बातें ही नहीं होती। इजीली जॉब लग जाती, इजीली कॉन्फिडेंस आ जाता, क्या होता, कुछ नहीं होता। राइट जो इजी होता है उसमें हम ग्रो नहीं कर पाते, जो टफ होता है वही हमें ग्रो करता है कई बार। वो बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स है कि आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही है। आपको सुन के शायद ये शौक लगेगा, बट एक्चुअली वो बुरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, आपको ग्रो करती है। क्योंकि हम जब बोलते हैं ना डिस्कम्फर्ट नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी आपके ग्रो होने के लिए। क्योंकि आप फिर डिस्कम्फर्ट रहोगे तो आप एक्शन लोगे। अगर आप कहीं खराब फील कर रहे हो तो यू वांट टू गो फ्रॉम इट। लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है भाई। मैं पहले काफ़ी भूखा था, मतलब काइंड भूखा, मतलब भूख सक्सेस का भूख। एक बार कि हम मतलब मैं चौल में भी रहता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बट एक भूख थी कि अपना घर लेना है, खुद का घर लेना है, ठीक है। अब वो भूख थी तो हमने घर लिया, मैंने घर लिया, एक घर ले लिया, दूसरा घर ले लिया, तो उसके बाद बहुत कंफर्ट आने लग गया। वो कंफर्ट जोन आ गया तो मैंने नोटिस किया मैं कितना डिग्रेड होते जा रहा हूँ, मतलब हर जगह से मैं ग्रोथ कम हो गई और वो हैप्पीनेस पे इम्पैक्ट कुछ टाइम बाद करने लग गई। तो मुझे यही वाला चीज़ याद है कि हाँ यार, सच में कंफर्ट जोन कितनी ख़राब चीज़ होती है। तो ये तो चलो बुरा वक्त आपने बताया, और ये बुरा वक्त जब आता है, ठीक है, तो यूजुअली बोलना आसान होता है कि आप मोटिवेटेड रहो, स्ट्रांग रहो, सब सही हो जाएगा। आपने क्या ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ें करी जो आपको एक्चुअली में हेल्प किया वो बुरे वक्त से आगे बढ़ने में? कई सारी चीज़ें हैं। जैसे जब छोटा था तब तो वो जब बुरा वक्त आया उस समय ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए। उस रात जब मैं घर पे गया और मैंने अपने पेरेंट्स वगैरह सबसे मैं वापस मिला, और मैं वापस शायद वो नींद में से, जब होता है ना कभी, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी अगर सुसाइड करने वाला होता है तो वो एक तरह से थोड़ी देर के लिए सो जाता है, उसका कॉन्शियसनेस सो जाता है। उस समय उसको कुछ याद नहीं रहता, उस समय उसको कुछ नहीं पता रहता, वो एक ही धुन में रहता है। लेकिन जब वो उस नींद से जागता है तब उसको रियलाइज़ होता है वो कर क्या रहा था। तो मैं उस रात जब घर गया तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, अरे मेरे पेरेंट्स इतने सालों से हार्डवर्क कर रहे हैं, मेरे भाई बहन हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ इनमें, और मैंने गिव अप किया तो इनका क्या होगा। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि अब ना मैं बहुत कुछ करूँगा। अब उस समय कोई तरीका नहीं पता था, कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सिखाएगा, कुछ नहीं पता था। बट ये क्लैरिटी थी कि अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। और उसके बाद मैं जिशान भाई इतना कहूँगा कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, मैं हमेशा नंबर 1 रहा मेरे कंप्यूटर कोर्स में, चाहे मैंने सीखने में रहा, चाहे मैंने जॉब की। जब मैं उसके बाद जो भी किया मैंने कमाल का किया। मेरी ज़िंदगी का ये मंत्र बन गया, जो करो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। उसके बाद जैसे बिजनेस में फेलियर्स आए, 6-7 बार फेलियर्स आए, कभी छोटे आए, कभी बहुत बड़े आए, कभी पैसों का नुकसान हुआ, कभी टीम का नुकसान हुआ। उस समय मैं कहूँगा कि हज़ारों चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, कौन सी चीज़ आपको रिजल्ट दे रही है पता नहीं। जैसे आज मैं और जिशान जी सामने आमने बैठे हैं, ये कनेक्शन मुझे कब रिजल्ट दे दे उसका पता नहीं। ये पॉडकास्ट पता नहीं कौन देख रहा हो, दुनिया का कौन सा व्यक्ति, और वो मुझे कहाँ पहुँचा दे और आपको कहाँ पहुँचा दे, कोई पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आप करोगे ना, तो उनमें से सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिला के 100% रिजल्ट आएगा। राइट। तो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में, अपने लाइव ट्रेनिंग सेशंस में कहता हूँ कि जब भी मेरा बुरा वक्त आया, मैंने 10-20 चीज़ें की, एक चीज़ नहीं की। मैंने सबसे पहली चीज़ तो सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब भी मैं सीखना बंद करता हूँ बुरा वक्त आता है। सही बात है। दूसरी, मैं अपने टीचर्स के संपर्क में रहा। लोग आज क्या, थोड़े से पैसे ट्रेनर ने मांग लिए, उसका साथ छोड़ देते हैं, अरे ट्रेनर लालची है, ये होता है, वो होता है, इसको तो सिर्फ पैसों से पड़ी है। मैंने पता नहीं, मेरे माइंड में कभी ये आया ही नहीं। मेरे सभी टीचर्स ने मुझसे पैसे लिए, कभी उन्होंने मेरे को फ्री में नहीं सिखाया किसी ने भी कोई। लेकिन मुझे हमेशा ये रहा कि मेरे टीचर्स के टच में रहना, या किसी भी टीचर के टच में रहना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर तीसरी चीज़, स्पिरिचुअलिटी के टच में रहना। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप अगर विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो, आप अगर अवेयर नहीं हो कि आज क्या बोलना है, क्या चलना है। जैसे आज आप और मैं पॉडकास्ट में हैं, वीडियो में हैं, तो हम बड़ा सोच समझ के बोलेंगे, है ना, सही है। लेकिन घर वालों के साथ है तो कुछ भी बोल देंगे, दोस्तों के साथ है कुछ भी बोल देंगे, फिल्टर नहीं रहता है। बुराई कर देंगे, ये कर देंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी आप बोलते हो ना, शब्द मंत्र बन जाते हैं। कौन सी चीज आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप रोगे, अरे ये मेरी जिंदगी में क्यों आया, अरे आपने ऑर्डर किया।
लोग कहते हैं मैंने कहाँ ऑर्डर किया सर, मेरी जिंदगी में एक्सीडेंट आया, मैंने ऑर्डर नहीं किया। भाई जब तुमने किसी का एक्सीडेंट आज से 10 साल पहले देखा, तब उसके बारे में आप चिंतित हुए, उसके बारे में आपने बात की, घर वालों से बात की, दूसरों से बात की, एंड उसी समय ये यूनिवर्स का वेटर आपके सामने खड़ा है, वो कहता है ऑर्डर लिख दूं सरकार? ऑर्डर लिख दिया, उस वेटर ने ऑर्डर लिख दिया, और वो ऑर्डर आपकी लाइफ में 10 साल बाद डिलीवर हो गया। अब रोते क्यों हो? सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ही हमें वो पावर देती है जहाँ पे हम हर सिचुएशन में अवेयर हो सकें। उसको लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो कॉन्शियस तरीके से जीने की कला है, सोच समझ के जीने की कला। आज मैं क्या बोलूँ कि ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट हो पाए, ये सोच समझ के ही हो पाएगा। क्या लिखूँ कि उससे ज़िंदगी इम्पैक्ट हो पाए। आज मुसीबत आ गई, 1 करोड़ का लॉस हो गया, उस सिचुएशन में मैं कैसे एक्ट करूँ। जैसे जीशान भाई एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग उदाहरण, जितने भी लोगों ने मेरा पॉडकास्ट या कभी कुछ देखा होगा उनको सबको पता है, लेकिन फिर भी आपके चैनल से फिर बताऊँगा। 2017-18 में मैंने कुछ गलत डिसीजन भी लिए, जैसे कि होता है कि है ना, कमाएंगे तो मर्सिडीज लेंगे, कमाएंगे तो बड़ा घर लेंगे। तो मैंने भी सब कुछ ले लिया, जल्दी जल्दी ले लिया, ज़रूरत से जल्दी ले लिया, टाइम से पहले ले लिया। उसका इम्पैक्ट बिजनेस में रिवर्स आ गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया। बिजनेस के कुछ डिसीजंस के कारण पैसा जो बिजनेस में लगना चाहिए था वो पर्सनल काम में आ गया। और फिर मार्केट से मेरा एक बड़ा पैसा आने वाला था, मतलब बहुत सारे लोगों से, छोटे छोटे मेरे कोर्स के लोगों से, तो 80-90 लाख रुपए आने वाला था, वो आया नहीं, तो मेरे को लोन लेना पड़ गया। ये सब कारणों से मैं 1.5-2 करोड़ के लोन में चला गया, और मेरी 8 EMI चलती थी, और 8 की 8 बाउंस होने लग गई। अरे वाह। जब ऐसा हुआ तो मैं ऐसा घबरा गया कि मैंने कहा क्या होगा। 1 साल तो मैं समझ ही नहीं पाया मेरे साथ हुआ क्या। फिर समझने की कोशिश की, और उसके निकलने के लिए 6 महीने तड़प के निकल नहीं पाए। इतना टेंशन होता था, इतना डिप्रेशन आ जाता था। ये सेकंड टाइम था जब मैं कॉन्शियसली फिर सोचने लगा, यार ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, ये क्या चल रहा है ज़िंदगी में। लेकिन खैर, अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर था, मैं मोटिवेशन सुनता था, देता था लोगों को। आपको बताऊँ मैं कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहली चीज़ मैंने पकड़ी स्पिरिचुअलिटी। और जैसे ही मैंने स्पिरिचुअलिटी पकड़ी, टीचर्स के पास गया, मुझे दूसरी चीज़ ये रियलाइजेशन हुई कि भूपेंद्र, तू ये जो करने जा रहा है, ये तू आज गिव अप करने की सोच रहा है, ये सोल्यूशन नहीं है। मैंने उल्टा किया, जो 99% लोग नहीं करते। 1.5 करोड़ का लोन है, मैंने कहा 10 लाख का और होने दो, मैं कोचिंग लूँगा। मैं गया एंथनी रॉबिन्स के इवेंट में सिंगापुर। मैंने मेरे एक और स्पिरिचुअल गुरु है नित्य शांति जी का, उनका एक $3000 का कोर्स ज्वाइन किया। ये 2 कोर्सेज मैंने किए, और जो जो मेरे टीचर्स ने बताया, जो जो मैंने सीखा, वो सब की। 90% लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं आ रहा, और लोन में हूँ, अरे सर मैं तो बहुत डर गया हूँ, अब कुछ नहीं करूँगा, कहीं नहीं जा सकता, मैं कहीं पे कुछ खा नहीं सकता, अरे सर मेरे पे इतना लोन है, आप कोर्स का बोल रहे हो, मैं तो किताब भी नहीं खरीद सकता। भाई उल्टा करो, तुम जो आज हो वो 10 साल पहले तुमने जो डिसीजन नहीं लिए उसके कारण हो। मैंने उस समय ये डिसीजन लिया, और ये कॉन्शियसनेस के कारण लिया। कॉन्शियसनेस मतलब सोच समझ के जिया, सोच समझ के समझा कि यार सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि मुझे नहीं पता इससे बाहर कैसे निकलना है। अब मुझे नहीं पता, मेरी सारी इंटेलिजेंस मैंने यूज कर ली, अब मुझे नहीं पता कैसे निकलना है, तो कौन बताएगा? जो ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में जा चुका है और कईयों को बाहर निकाल चुका है। राइट। नहीं, ये चीज़ मैं एकदम कंप्लीटली एग्री करूँगा। मैं इस पहले ही बोला, आपने सेकंड पॉइंट में बोला था ना कि एक मेंटर होना चाहिए। आपने लाइफ में मेंटर्स की तरफ रुख किया। कई बार हम लोग प्रॉब्लम ही आती है, हमें इतना सुसाइडल ये सब जो थॉट्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता तो नहीं है, क्योंकि हम क्लैरिटी नहीं रहती है दिमाग में, समझ में नहीं आता कि करे क्या, व्हाट टू डू, कंफ्यूजन। और आज आई थिंक आज के टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है सब यूथ की भी, क्योंकि हम लोग इतनी सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इतने सारे लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, या फिर एनवी फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, कि इतना कन्फ्यूजन भर गया कि करे क्या समझ में नहीं आता। और एक बार जब इंसान को समझ में नहीं आता क्या करे, उसकी पूरी एनर्जी वेस्ट ही हो रही है। Absolutely. मेंटर मुझे लगता है ना सबसे ज़्यादा, इसलिए भी सच बोलो ना, मुझे भी लाइफ में जब कुछ करना था, मुझे एक चीज़ समझ में आया, मुझे मेंटर की ज़रूरत है। अब मेरे पास मेंटर थे ही नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कैसे क्या कर सकते हैं, तो मुझे बस रियलाइज चलो बुक से करते हैं। नाउ बुक से थोड़ी बहुत मुझे क्लैरिटी दी, बट एट द एंड बुक्स काफ़ी जनरलाइज होती है। आपको जनरल 10-100 लोगों के लिए बुक लिखी गई है, एक जन के लिए नहीं लिखी जाती है यूजुअली, तो उसमें वो स्पेसिफिक टेलर्ड एडवाइस नहीं मिल पाती है। लेकिन जब भी मैंने देखा हूँ, मैं मेंटर्स से मिलता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, सिर्फ बात भी कर लेता हूँ, कई बार तो क्लैरिटी मिल जाती है कि चलो ऐसा करना है। तो वो जो एनर्जी अंदर ही हमें परेशान कर रही होती है, उसको एक निकलने का रास्ता मिल जाता है कि ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलो ये कर लेता है। अब वो सही हो गलत हो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट
थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो अपनी ज़िंदगी में कुछ तो हो जाए, कुछ तो कर लेंगे। और कई बार वो स्टेप्स लेते लेते क्लैरिटी आने लगती है। इसलिए मुझे लगता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है ज़िंदगी में, क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार अगर हो सके तो एक मेंटर से सजेशंस ले लो, अपने दिल की बातें निकाल लो और एक्शंस लेना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना एक्शंस हम लेते रहेंगे उतना हमको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल, जितना एक्शन लेते हैं उतना क्लैरिटी। लोग कंफ्यूजन में एक्शन लेना बंद बंद करते कर हैं। देता हूँ। मैं कहता हूँ कंफ्यूजन में ज़्यादा एक्शन लो। ज़्यादा एक्शन लेने से ज़्यादा अनुभव होते हैं। ज़्यादा एक्शन लेने से आपका दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में सोचता है, और उन्हीं विचारों में से एक विचार ऐसा आता है जो कि आपको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के ले जाता है। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज फील। एंड जब ऐसे सिचुएशंस मेरी लाइफ में आए तो मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ की कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते वो ये हमेशा सोचते हैं कि यार मैं ट्रेनिंग लेके कौन सा अमीर बन जाऊंगा। ट्रेनिंग लेके कभी भी आप अमीर बनो या ना बनो, आप मेच्योर ज़रूर बन जाते हो। क्योंकि अदरवाइज देखिए, उस सिचुएशन में मैंने सब ट्राई किया था जो मुझे आता था, फिर भी मैं तो और ज़्यादा डूबे ही जा रहा था। और हर आदमी जिसकी भी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो डूबे ही जाता है, क्योंकि उसने जितना हाथ पांव मारना था, भाई मुझे स्विमिंग नहीं आती और मैं गहरे पानी में चला गया, अब मैं कितने भी हाथ पार मार लूँ स्विमिंग नहीं सीख सकता। उस समय मुझे कोई और ही चाहिए जो वहाँ से बाहर निकाल सके। राइट, एग्जैक्टली। एंड ये एनालॉजी अगर लोगों ने समझ ली तो लोगों के लाखों प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। राइट। कई बार हम इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हम कुछ भी कर रहे रहते हैं, हमें लगता है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम कर भी रहे होते हैं, बट वो डायरेक्शन नहीं होता है सही डायरेक्शन में। हम मतलब वो तीर कमान नहीं चला रहे, बुलजाई नहीं मार रहे, हम यहाँ वहाँ मार रहे हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं। जैसे मेरे भी कई सारे स्टूडेंट जो कंटेंट क्रिएशन के स्टूडेंट, उनको भी मैं देखता हूँ, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि भाई बनाना है, नीश ही नहीं समझ में आ रही है, उसके ऊपर मैं 10 सोल्यूशन दे दूँ, बट वो लोग नहीं करते। कुछ लोग होते हैं लेकिन वो लोग बहुत हाथ पैर मार रहे रहते हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो लोग बहुत, उनको पता ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि अभी मैंने 7-8 साल से 9 साल से मैं कंटेंट क्रिएट करो, तो एक समझ आई जाती है। आप कोई भी चीज़ एक काम करने के बाद आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाता है कि ये काम ऐसे किया जाता है, तो वो मुझे समझ में आता है। और मैं वो लोग को जब बताता हूँ कि ऐसा स्पेसिफिकली करा जाए, तो उससे उनको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। और यही चीज़ आई थिंक मेंटर्स का ना बहुत अंडर वैल्यूड है आज भी इंडिया में। ये बाहर वाले मुझे लगता है काफ़ी समझते हैं इस चीज़ को, मेंटर की पावर को। एब्सोल्युटली। लेकिन इंडिया में आज भी इसको लेकर ना बहुत नेगेटिविटी है, और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। जबकि हम लोग वही जिम के ट्रेनर को देने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे अकेले जिम भी जाके आप कर सकते हो जी, बट हम ट्रेनर क्यों लेते हैं? मैं भी लेता रहता हूँ ट्रेनर, करेक्ट। क्योंकि वो थोड़ा सा पुश करता है, थोड़ा सही डायरेक्शन दिखाता है, कहीं अलग आड़ा टेढ़ा ना मार दूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। मैंने कई बार मैं जिम ट्रेनर के पास गया, एक बार फिर मैं बोला छोड़ ना, मेरे को पता ही चल गया क्या ऐसा मारना है, तो मैंने जाके ना वो डेड लिफ्ट मार लिया और मेरा कमर पकड़ लिया। तो ऐसी चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें अवॉइड करना। तो अगर ट्रेनर है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं हमेशा मजाक मजाक में लोगों को कहता हूँ कि इंडिया के लोग ट्रेनर्स की वैल्यू क्यों नहीं करते, ये आप समझिए। क्योंकि पावर्टी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो वैल्यू हम लोग हमारी ट्रेनिंग से यहाँ देते हैं, अगर हम फॉरेन में होते तो अभी तक हम लोग शायद 1000 करोड़ के ऊपर या उससे भी ज़्यादा शायद कमा रहे होते। लेकिन यहाँ क्या है, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, अमेरिका में अगर आपने किसी का सामान भी उठाया तो तुरंत एक आदमी उसको टिप देता है। कई जगह पे तो बिल में ही ऐड होके आती है आपकी टिप। राइट। हम वियतनाम गए तो हमारे यहाँ के टूरिस्ट गाइड ने पहले ही बोल दिया कि वहाँ पे आपको टूर खत्म होने के बाद टूर गाइड को टिप देनी है, जो भी वो मांगेगा, एंड इट इज़ कंपल्सरी। इंडिया में किसी को बोल दो भैया 5000 का खर्चा है, तुम्हें 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देने हैं, आई मीन दे विल फाइट यू। दिस इज कॉल्ड पावर्टी कॉन्शियसनेस। पावर्टी कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हमारा फोकस है कि यार मैं ज्यादा दे दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगा। स्कैरसिटी मेंटालिटी है। मैं ट्रेनर को दे दूंगा तो शायद मेरे जेब के हार्ड अर्न्ड बहुत सालों का पैसा चला जाएगा। दोस्तों, जिस चीज पे फोकस करोगे वही ज्यादा दिखेगी, वही ज़्यादा दिखेगी। हमें लगता है कि जिम ट्रेनर तो है ना, वो तो टशन के लिए ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। अरे भाई, बॉडी को फिट कर लो कितना भी, अगर माइंड फिट नहीं है ना जीशान भाई, नथिंग कैन हैपन। मैं आपको 6-7 एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे प्रोग्राम में एक व्यक्ति आए, कोलकाता से आए, कैंसर था उनको 4 साल से और भयंकर पेन रहता था बॉडी में, रोज पेन किलर खाते थे रोज। और मैं आपको बताता हूँ, आज हम मिल रहे हैं 25 जून को, वो आए थे 5-6-7 अप्रैल को अजमेर मेरे प्रोग्राम में। तब से आज तक न उन्होंने कोई पेन किलर खाई है, न उनको कैंसर का दर्द हुआ है बॉडी में। मैं कोई थेरेपी नहीं जानता, ना कुछ नहीं जानता। एक ही चीज मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, प्लेसिबो इफेक्ट। माइंड ने अगर मान लिया कि बॉडी में पेन नहीं है तो पेन नहीं है, माइंड ने अगर मान लिया बॉडी में पेन है तो पेन है। ऐसे ही कांतिलाल नायक जो बेड रिडन थे, पूरी तरह से ब्रेन उनका डैमेज हो चुका था, डॉक्टर्स ने कहा कभी नहीं उठ पाएगा ये लड़का।
बहुत ही गरीब घर से 17 लाख का लोन हो गया इलाज में, 3 साल बेड रिडन रहा। मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन आई थिंक उसने 5 देखा। उसने पता नहीं बेड पे बैठे बैठे सुनते सुनते इस लेवल पे अपने आप को मोटिवेट किया कि 2 महीने में तो पाँव पे खड़ा हो गया। एंड आज भी तुतला के हल्का हल्का बोलता है क्योंकि पूरा लकवाग्रस्त शरीर हो गया था सब कुछ, लेकिन उसने मेहनत की, कमाना शुरू किया, कमा के 17 लाख में से 12 लाख का लोन चुका दिया। आज सिर्फ 5 लाख का लोन बचा है और मेरे हर प्रोग्राम में आज की डेट में आता है, उड़ीसा से आता है, बहुत दूर से। अभी लास्ट प्रोग्राम में दिल्ली आया 22, 23, 24 तारीख को, यानी कल ही वो दिल्ली से गया। पैसे नहीं है, वापस जाने का टिकट नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में आ जाना है। और वो क्योंकि जानता है मेरी जान में जान आ गई, मैं खड़ा हो गया। ऐसे एक नहीं, मेरे पास हर महीने 100 ऐसी स्टोरीज हैं। एंड कोई छोटी है, कई बहुत ही छोटी है। जैसे एक हमारे पोपट लाल जी हैं, उनके घुटने खराब हो गए थे, घुटनों में बड़ा पेन रहता था, प्रोग्राम में आए दूर हो गए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही पावरफुल है। आप जिम में अच्छे लग रहे हो, जिम के ट्रेनर को आप पैसे दे रहे हो, आप माइंड के ट्रेनर को क्यों नहीं दे रहे हो? माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज हम माइंड की बीमारी को माइंड की बीमारी मानते ही नहीं, हमें लगता ही नहीं कि हम बीमार हैं मानसिक रूप से। जबकि मैं कहता हूं हर वो व्यक्ति जो पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा है और फिर भी उसकी जिंदगी में एक लेवल के ऊपर के रिजल्ट नहीं आ रहे, वो मानसिक रूप से बीमार है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और कई लोग इस बात को समझेंगे नहीं, कई लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे। बीमार डजंट मीन कि मैं बीमार हूं, यू नो। मैं इस समय मैं कह सकता हूं मैं अनहेल्दी हूं। क्यों? क्योंकि मैं अभी 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता, मैं 15 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता। हर वो इंसान जो 2, 4, 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता, दिन भर काम करने का जिसके अंदर स्टेमिना नहीं है, वो बीमार हो सकता है। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो भले आपके पास बीमारी नहीं है, फिर भी आप बीमार होने के लक्षण हो सकते हैं। ओबेसिटी, अगर मैं थोड़ा सा मोटा हूं तो इट इज डेफिनेटली ए बीमारी, इट इज नॉट हेल्दी स्टेट। ऐसे ही ब्रेन में थोड़ा बहुत मोटापा आ जाता है, ब्रेन में कई सारे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, केमिकल लोचा जिसे कह सकते हैं, जिसके कारण आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, आप समझ ही नहीं पा रहे। अभी आपने कहा लोग समझ ही नहीं पाते कौन सा पॉडकास्ट बनाएं, कौन सा वीडियो बनाएं। अरे भाई, लाखों लोग वीडियो बना रहे हैं, एक टॉपिक पकड़ो, उसके ऊपर रोज पढ़ो। वीडियो बनाते बनाते 50 वीडियो बनाओगे, क्योंकि आपके भी आज 1000 से ज्यादा वीडियो हो गए होंगे, मेरे भी आज 1000, 2000 वीडियो हो गए। बनाते बनाते बात करने का फ्लेवर आ जाता है। राइट, एग्जैक्टली। सो आई थिंक इन इंडिया पीपल नीड टू गेट आउट ऑफ दैट पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। लोगों को समझना होगा कि देना ये स्वस्थता की, स्वस्थ माइंड की निशानी है। एंड राइट मेंटोर खोजना, राइट बुक्स पढ़ना, राइट लोगों के साथ मिलना, ये राइट पॉडकास्ट सुनना, फिल्म देखने से बेटर है ये पॉडकास्ट। नॉट बिकॉज कि आप और मैं बात कर रहे हैं, बट बिकॉज कि इसमें एटलीस्ट कुछ तो ऐसी बात हो रही है ना जो लाइफ को ग्रोथ दे सकती है, वैल्यू एडिंग उनकी लाइफ में हेल्प करेगा उनको। वेरी ट्रू। ये आपने बीमारियों से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें बोली, कोई ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा मैनिफेस्टेशन या इसका यूज़ करके कुछ चीज़ें ऐसा करी है जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर? सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ, रात को अपने ब्रेन को बोल के सो जाओ, मेरे ये दर्द ठीक कर दे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं भी आपकी तरह जिम गया, आपने डेड लिफ्ट में कमर को खराब किया, मैंने भी 2-4 चीज़ों में अपने कंधे मेरे कंधों पे बड़ा प्रेशर आया। मैंने एक महीना बड़ा जिम किया, बहुत मैं हेल्दी हो गया, फिट हो गया, लेकिन पता नहीं शायद मैंने ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा लिया, तो मेरे कंधों में और लेफ्ट रिस्ट में काफ़ी पेन होने लगा। एक रात को मैं सोया, मतलब पहले 2-3 महीने तक होता रहा। मैंने कहा यार अब ये हल्का फुल्का दर्द था, तो ना तो डॉक्टर के जाना है इसके लिए ना कुछ और। हम इंडियंस हैं ना, जब तक एक्सट्रीम इमरजेंसी नहीं आ जाती तब तक हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। हाँ। एक दिन मैं बड़ा परेशान हुआ इस दर्द से, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा यार सबसे पहले क्या करें? मैंने कहा अपन खुद के डॉक्टर खुद बनते हैं, अपन माइंड पावर सिखाते हैं लोगों को, लेट्स ट्राई, लेट्स अप्लाई। मैं रात को ऐसा सोच के सोया, मैंने कहा एक दिन है ना, देखना मैं जल्दी उठूंगा सुबह और मेरा ये दर्द गायब रहेगा एंड आई विल बी एब्सोल्युटली ओके। मैंने ऐसे करके विजुअलाइज किया कि मेरा दर्द गायब है, माइंड को बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू दर्द ठीक करने के लिए। सो गया मैं। आप मानो ना मानो, क्योंकि अब उसका प्रमाण मैं दे नहीं सकता, सुबह उठा, बॉडी में 1% दर्द नहीं, न कंधे में न रिस्ट में। अचानक से मैं पुशअप लगाने लगा। और ये मेरा फीडबैक तो ठीक है, मेरे हजारों पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक है। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को आज तक 1 करोड़ लोग देख चुके हैं, और वहां पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक एक पहलू के ऊपर डिटेल्ड ट्रेनिंग देता हूं। तो मैं लोगों को यही कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट, एंड सिस्टमैटिकली एक एक चीज़ उसमें समझाता हूँ मैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, इसको प्रोग्राम करने के लिए क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें आप सही कुछ है। कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो जैसे Right. जो मैक्सिमम गलतियाँ मैक्सिमम लोग करते हैं? गलती नंबर 1, 5-10 मिनट तो पॉजिटिव लिख लिया, पॉजिटिव सोच लिया, और दिन में 500 बार नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग मुझे मिलते हैं, सर मुझे करोड़पति बनना है, सर मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, मुझे बिलियन कमाने, मिलियन कमाने। फिर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास लिखेंगे, आई एम ए मिलियनर, आई एम ए मिलियनर, आई एम ए मिलियनर, ठीक है। उसके बाद हम उनको बोलते हैं ये किताब खरीद लेना या ये कोर्स खरीद लेना, आगे सीखना है तो। नहीं सर, पैसा ही नहीं है सर, सर बहुत मुश्किल है सर, सर फ्री कर दो ना सर, ये हो जाए। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने देखा है जो पावरफुल लोग हैं ना दुनिया में, उनके पास भी एक समय पे पैसा नहीं था, बट उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये फ्री में मिलेगा तो ही करूंगा। मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में 20,000 लोग आते हैं, 50,000 लोग आते हैं लाइव। एक सीजन में 34,000 पीपल लाइव थे, एंड प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग 2.5 से 3 लाख लोगों ने देखा अगले 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर। एंड वो लोग मुझे कभी भी किसी कोर्स में दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो कहते हैं अच्छा फ्री था ना तो मैंने ले लिया। बट मैं उन सभी लोगों से ही सवाल पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत रिच मेंटालिटी के हैं और बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ फ्री कोर्सेज में लगे रहते हैं? शायद ऐसा एक भी नहीं है। फ्री करिए, फ्री इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्री से पता चलता है। लेकिन ये समझिए एक चीज़, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हम हज़ारों पॉडकास्ट बना सकते हैं और लोग उनसे वैल्यू भी ले सकते हैं, लोगों को समझ में भी आएगा हाँ यार बात तो सही है, लेकिन बात तो सही है और दूसरे मिनट अरे यार भूख लगी है और खाने में क्या बना है, अरे नमक, अरे ये तुम पॉडकास्ट सुनते सुनते फोन अटेंड कर रहे हो, ये सब बंद करो और अगर सीखना ही है ना तो पूरी शिद्दत के साथ सीखो और एक एक चीज के अंदर की बात को पकड़ो। कभी भी बुक पढ़ने से बात क्लियर नहीं होती, लेकिन बुक पढ़ के उसको समझने की कोशिश करने से बात करिए। भगवत गीता हजारों लाखों लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आती लोगों को। लोग बस इतना ही कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। अरे कर्म तो किए जा, लेकिन कर्म क्या है? कर्म जो हम रोज की एक्टिविटी कर रहे हैं वो कर्म है या कोई विशिष्ट कर्म की बात हो रही है यहाँ? तो गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म करो, यज्ञ की तरह करो, मतलब ऐसे कर्म करो कि तुम उसमें रम जाओ, उसमें तुम खो जाओ, उसमें तुम अपनी आहुति डाल दो, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते समय खो जाता है। अब लोग सोचते हैं हाँ तो मैं तो कर्म कर ही रहा हूँ, मैं तो रोज जॉब पे जा रहा हूँ। तुम जॉब पे जा रहे हो लेकिन तुम दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, उसी का लैपटॉप, उसी का कंप्यूटर, उसी का इंटरनेट सोच के, उसी से पैसे लेके, उसी को गाली देके तुम किसी दूसरे के यहाँ नौकरी ढूंढ रहे हो। मतलब तुम जिस काम को कर रहे हो तुम उससे प्यार ही नहीं कर रहे, और फिर तुम कहते हो मेरी जिंदगी में बरकत कैसे आएगी? तो ये डुअलिटी, तो मैं हमेशा कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब डुअलिटी होती है। एंड डुअलिटी तब होती है जब आप किसी चीज को समझना नहीं चाहते, आप सिर्फ पढ़ लेते हो, सीख लेते हो। समझने के लिए कभी भी किसी भी ट्रेनर के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के लिए इट इज इम्पॉसिबल कि 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 15 घंटे 50 घंटे के डिस्कोर्स में से वो समझा सके कि क्या है। अगर किसी को ये समझना है कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करनी है, तो उसको किसी के पास जाना होगा, किसी आध्यात्मिक योगी के पास जाके, उसके पास रह के, उसके पास ट्रेनिंग लेके, वो जो कहे वो सब करके, बाकी सब छोड़ के, एंड देन सीखना होगा। राइट। आई थिंक ये इस चीज़ में बहुत पर्सनली बिलीव करता हूँ, एक शैलो और एक डेप्थ वाली चीज़। मैं इसको बोलता हूँ मैक्सिमम लोग ना शैलो जी रहे हैं, और आजकल ये जो रील्स का ज़माना भी आ गया ना, हम सबको शैलो करता जा रहा है। आज अगर आप किसी से भी बात करो, कोई भी टॉपिक पे बात करो, सबके पास है ना 3-4 ओपिनियन रहेंगे, क्योंकि इतने रील देख के बैठा रहे, इसका तो ये होता है, पॉलिटिक्स पे तो ये, क्रिकेट का तो ये। शैलो लेवल पे सबको मालूम है, लेकिन आप उनके साथ आधा घंटा अगर उसी टॉपिक पे बात करने बैठ जाओगे तो वो लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर डेप्थ नहीं है। उन्होंने उसके बारे में, आप जैसा बोला ना, घुसे ही नहीं है उसके अंदर, उसके बारे में बुक नहीं पढ़ी है। और बस कुछ 1% लोग ही होते होंगे मुझे लगता है जो डेप्थ में जाते होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी जो 1% होते हैं वो लोग फिर फाड़ते भी है बहुत आगे। जब मैंने ना रियलाइज किया, सर आपने जो चीज़ बोली ना, वो सेम चीज़ मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट कंटेंट तब बनाया जब मैं अकेले था और पूरा घुसा हुआ था, पूरा डेप्थ में जा रहा हूँ, पूरी बुक को पढ़ रहा हूँ, हर एक चीज़ खुद से कर रहा हूँ, वो डेप्थ था। खैर अब वो चीज़ इतनी नहीं हो पा रही मेरे लिए क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल चुके हैं, अब मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ। बट अगर मैं एक चीज़ लोगों को बोलना चाहूँगा तो वो यही लेसन है कि यार आप जो चीज़ करो उसमें इतना घुस जाओ, इतना डेप्थ में जाओ कि आपके सामने कोई बोल ही ना पाए, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट डाला उस चीज़ के अंदर। और जो फ्री वाली बात भी आपने कही,
लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं। करेक्ट। और अब हम कितना भी बोल ले कि भाई अभी जैसे हम बता रहे हैं अच्छी बात है ये, इससे भी लाइफ चेंज हो सकती है और होती भी है लेकिन कई बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये कोर्स बेचते हैं ना इसीलिए ये बात कर रहे हैं इसके हाँ बारे हाँ में। दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, देखिए हमारी ज़िंदगी अच्छी सेट हो चुकी है भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमने सच में दिल से सीखा है, और अगर आप मेरा कोई भी बैकग्राउंड देखेंगे या जिशान भाई का देखेंगे, आप देखेंगे कि वी आर एब्सोल्युटली क्लीन एंड एब्सोल्युटली जो कर रहे हैं, अगर ₹1 किसी से ले रहे हैं तो ₹5 की वैल्यू, ₹50 की वैल्यू वापस देते हैं। सो ये मत सोचिएगा कि हमें अपने कोर्स बेचने का लालच है। कोर्स तो बेचना हमें आता है, कैसे बेचना है वेबिनार करके, बट ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसके मर्म को समझें। इन्वेस्ट करना, वही मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई भी चीज़ है आप देखो किसी भी इंसान के ऊपर, कोई भी एक इंसान पकड़ लो जिसको आप ज़रा भी पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, अगर आप उसके ऊपर पैसा, एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट कर दो, 1 साल इन्वेस्ट कर दो उसके पीछे, पैसा दे दो, टाइम दे दो, एनर्जी दे दो, 1 साल बाद आप उससे प्यार करने लग जाओगे। आप वो छोड़ के चले जाएगा तो आपकी तकलीफ, आप झुंझला जाओगे, इतने इमोशंस आपको जुड़ जाएंगे। वैसे ही मुझे लगता है किसी भी चीज़ के पीछे जब आप पैसा, टाइम, एनर्जी, पैसा भी एक फैक्टर है, मैं नहीं बोल रहा पैसा एक ही फैक्टर है, टाइम और एनर्जी भी है, लेकिन पैसा भी दो, एक गिविंग मेंटालिटी होनी चाहिए। आई थिंक ये ओपरा विनफ्री का मैंने इंटरव्यू देखा था या किसका तो था, उससे किसी ने पूछा था कि यार मेरे जेब में, मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ, कि उसके जेब में शायद से सिर्फ, अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछा ओपरा विनफ्री से कि मेरे जेब में अब $100 ही है और मुझे $1 मिलियन कमाना है तो मैं क्या करूँ, तो ओपरा विनफ्री ने कहा वो जो $100 है ना वो निकाल और खर्च कर, या कुछ खरीद, या उसको गिव दैट 100। बेसिकली उसने बोली जो है ना जेब में उतना देना चालू करो। जब तुम यूनिवर्स में दोगे किसी भी कुछ अच्छी जगहों पे ऑब्वियसली, तो यूनिवर्स तुमको रिटर्न में देना चालू करेगा। दैट्स द बेस्ट वे टू अर्न 1 मिलियन। एब्सोल्युटली। और यही मेंटालिटी मुझे लगता है कि मेंटालिटी है, और ये मेंटालिटी मैक्सिमम लोगों में आ नहीं पाती है। ट्रू। और इसकी वजह से आई थिंक नाम भी काफ़ी ख़राब है। तो इसके ऊपर आप, इसका लेसन क्या आप देना चाहोगे कि ये लोग स्कैरसिटी मेंटालिटी में इतने हैं? आपने अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी दिया है, और कुछ इसके ऊपर आप बताना चाहोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिशान, जैसे कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं तो क्या होता है, अब्दुल कलाम साहब क्यों इतने पॉपुलर हैं? क्योंकि वो इस स्टूडियो जितने बड़े कमरे में रहे अपनी ज़िंदगी में, न अपने लिए कपड़े खरीदे, न घड़ियाँ खरीदी, न ज़बरदस्त कुछ चीज़ें खरीदी, मिसाइल मैन बने, ज़िंदगी भर एक ही मिशन रहा कि भैया सैटेलाइट बनानी है, भारत का नाम बहुत जगह पहुंचाना है, इसरो को नंबर 1 बनाना है दुनिया में। राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बन गए, और राष्ट्रपति बनने के बाद भी एक मैं उनका वाकया सुन रहा था कि एक व्यक्ति हमें हमारे नोन में हैं, सुरेश जी गुप्ता साहब, वो कह रहे थे कि हम लोग कुछ बच्चे, हम लोग कहीं गए थे, हमें पूरे विश्व में किसी जगह से कुछ बुलावा आया था कि सोलर एक्लिप्स वगैरह देखने के लिए, और वहाँ से इंडिया आते ही अब्दुल कलाम साहब ने हमें बुलाया अपने राष्ट्रपति भवन में, एंड हमारे साथ 100 बच्चे थे। बोलते हैं कि उनके ट्रांसलेटर्स और उनके जो भी टीम लीडर, टीम मेंबर्स थे अब्दुल कलाम साहब के, तो वो अब्दुल कलाम साहब को बच्चों से दूर रख रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई अब अब्दुल कलाम साहब ने कहा तुम सब चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों से मुझे बात करनी है। अब ये जो है ना, ये गिविंग पावर है। आज उस इंसान ने भारत को दिया, तो भारत उनके जाने के बावजूद भी आज उनको सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट उदाहरण के रूप में लीजिएगा इसको वो पॉलिटिक्स का मुद्दा मत बना दीजिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल भारत को दिए एज ए प्रधानमंत्री, लेकिन मैंने अफसोस है मुझे कि किसी भी मंच से अब्दुल कलाम साहब के एग्जाम्पल मैंने बहुत सुने, लेकिन मनमोहन सिंह जी के नहीं सुने। क्या रीज़न रहा होगा, क्या रीज़न रहा होगा? या और कई राष्ट्रपति आए और कई प्रधानमंत्री आए, उनके एग्जाम्पल नहीं सुने, क्या रीज़न रहा? शायद उन्होंने बहुत दिया। मैं तो कहता हूँ कि थोड़े दिन पहले एक सत्संग में था, एक प्रोग्राम था हमारे इस टाउन में, और जैन मुनि पधारे थे, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज, दिगंबर जैन मुनि थे, कपड़े भी नहीं पहनते, हाथ में एक बार भोजन करते हैं, पानी भी लेते हैं तो हाथ में लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन उस फंक्शन में मैंने देखा बड़े बड़े मंत्री नीचे बैठे हैं, हजारों लाखों करोड़ कमाने वाले उद्योगपति नीचे बैठे हैं, और उनके चरणों में गिरे हुए हैं सब कुछ। कहते हैं कि जो देता है उसके चरणों में तीनों लोक आ सकते हैं। एंड इसीलिए
इंसान देना नहीं चाहता। देना क्या है? देना उस जॉब को अपना 100% है जो आप कर रहे हो। इस समय आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। इस समय दुनिया डज नॉट मैटर फॉर अस। इस समय घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, वो मेरा काम नहीं है। मैं एक ट्रेनर हूं, मैं लोगों की माइंड को सुधार सकता हूं, मैं उनकी पर्सनैलिटी को सुधार सकता हूं, मैं उनके बिजनेस को सुधार सकता हूं। मैं उसी के बारे में पढ़ूंगा, मैं उसी के बारे में सीखूंगा, और जब भी मुझे मौका आता है तब मैं ये नहीं देखता कि अगले आदमी के पास जेब में पैसा कितना है, तब मैं सिखाऊंगा। मेरे कई ऐसे प्रोग्राम है, मैजिक ऑफ थिंकिंग, सब कुछ खोल के रख देते हैं। हमारा कमांडो ट्रेनिंग होता है, 90 डेज का ट्रेनिंग होता है। हम सिर्फ लेते क्या है 5100, लेकिन सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक 90 दिन नॉन स्टॉप उनको हाईएस्ट वैल्यू देते हैं। मेरे कई रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, अच्छे खासे पैसे हम लोग उन रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लेते हैं, और पैसे देने के बाद भी हमारे हाथ में गेम है। 99% लोग जो ट्रेनिंग करते हैं वो कहते हैं सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, शाम को 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। आप हमारे साथ होटल में भी रुकोगे तो रात को डीजे पार्टी होगी, मस्ती होगी, ये होगा। हमारा प्रोग्राम सुबह 5 बजे चालू होता है आज भी, एंड रात को 12, 1, 1:30, 2, क्योंकि मैं लोगों को पहले ही कहता हूँ सोने के लिए मेरे पास नहीं आ रहे हो, 3 दिन आप आ रहे हो, मेरा एक ही काम है उन 3 दिनों में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाना। सो गिव 100%, एंड उसका कारण लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ गिवर्स ऑलवेज गेन, जो देता है उसी को मिलता है। संसार वो ही लौटाता है। संसार को आपने एक बीज दिया ना, संसार आपको लाखों बीज वापस लौटाता है। आप एक सेब का बीज डालो, एक पेड़ से एक सीजन में 5000 सेब होंगे, और हर सेब में 10-10 बीज होंगे, मतलब उसने 50,000, 5 लाख बीज लौटा दिया आपको, मतलब सो मच। एंड अगले 50 साल तक उसमें एप्पल आते रहेंगे, या 100 साल तक एप्पल आते रहेंगे, तो एक बीज ने कितना लौटा दिया। राइट, बस वही मेंटालिटी की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, और फिर उसके ऊपर एक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग कई बार डर जाते हैं। करेक्ट। अच्छा, आपका भी जब खराब टाइम था, आपने बोला कि मैंने देना स्टार्ट किया, मैंने टोनी रॉबिन्स जी का इवेंट किया, वो इवेंट आप अटेंड किया, और कुछ एक ऐसा प्रैक्टिकल 1-2 स्टेप्स जो आपने वहाँ से सीखे, जो आपको याद रह गए, और उस पर आपने एक्शन लेना चालू किया, तो ऐसा कुछ बता सकते हो? वो बिल्कुल करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को इस समय है ना, जो मैं बताऊं उसको पहले ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा, मैं अभी तो पॉडकास्ट सेटअप में है, हम कभी स्टेज के कोई वीडियो वगैरह आपको दिखे तो बताएंगे, बट 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं कॉन्शियसली एक स्टेट में था, कुछ हो नहीं रहा है, कैसे होगा, डर था, कैसे होगा, अगला महीना कैसे चलेगा, क्या होगा, अरे यार EMI बाउंस हो गई, अब क्या होगा, अरे 1-1.5 साल टफ हो गया, अब तो ऐसे लगने लगता है इंसान को कि आगे कुछ अच्छा होगा ही नहीं। हुआ यूं कि मैं एक दुनिया में जी रहा था, और मैंने उस दुनिया को थोड़ा, उसको बोलते हैं मॉडल ऑफ वर्ल्ड, मैं एक मॉडल ऑफ वर्ल्ड को फॉलो कर रहा था, और मैंने दूसरे इंसान के मॉडल ऑफ वर्ल्ड को समझने की कोशिश की। तो जब मैं एंथनी रॉबिन्स के इवेंट में गया, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द सिंपलेस्ट थिंग्स विच आई लर्नड इज टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। कि जैसे ही आप अपनी बॉडी को एक्शन से भर देते हो, एनर्जी से भर देते हो, आपके माइंड में वीक थॉट रह ही नहीं सकता। मेरे बहुत पहले एक टीचर थे, मनीष गुप्ता सर, उस समय तो मैं उन्हें ही जानता था, वो कहते थे वीक थॉट है तो बॉडी वीक हो जाती है, और वीक एक्शन है तो थॉट चाहे कितना भी पावरफुल है, थॉट भी वीक हो जाएगा। बोले बॉडी एंड थॉट्स, विचारों का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। अगर आपने थॉट्स बहुत पावरफुल लाने हैं ना, तो थॉट्स पे काम करना हर आदमी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसका सिंपल सा तरीका है, बॉडी से जबरदस्त एक्शन लो। तो मैं कहूंगा आप सभी को इस समय जाइए, कांच के सामने जाइए, और अपनी पूरी बॉडी में पूरी एनर्जी के साथ चिल्ला के कह दीजिए यू आर द बेस्ट। मैं एक बहुत ही बड़े फिल्म स्टार से मिला एक बार, राजपाल यादव साहब से, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक बात कही, बोले इस इंडस्ट्री में कई लोगों की वैल्यू नहीं होती, स्पेशली उनकी जिनकी हाइट छोटी है, और मैं 5 फुट 2 इंच का हूं। राजपाल यादव साहब ने मुझे कहा मैं 5 फुट 2 इंच का हूं। कई लोगों ने मुझे कहा अरे ये तो नाटा है, लेकिन मेरी मां, एक बार छोटा था तब मैं किसी से लड़ लिया, उसने कहा ये तो नाटा है, मेरे को चिढ़ाया, मैंने उससे लड़ लिया। मेरी मां ने मुझे सीने से लगाया और कहा तू 100 फीट का है, मेरा बेटा 100 फीट का है, किसने कहा इसे नाटा है? तो राजपाल यादव साहब ने कहा आजकल मैं दुनिया को कहता हूं मैं 105 फीट का हूं। बोले मैं 105 फीट का, 100 फीट मेरी मां ने दिए, 5 फुट 2 इंच मैंने दिए। एंड मैं देखता हूं कि चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे पावरफुल एक्टर रहा, वो नाटा रहा। सचिन तेंदुलकर सबसे बढ़िया बैट्समैन रहा, वो नाटा रहा। दोस्तों देखिए, ऐसी गलत सिचुएशन में भी राजपाल यादव जी ने किनको देखा और किस तरह से, उस इंसान की जिंदगी में कभी मैंने मायूसी नहीं देखी। एंड आई रियली वांट टू से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो कि आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप इसी समय खड़े हो जाइए, कांच में जाइए, एंड डोंट लुक एट योर वीकनेस, लुक एट हु यू आर, एंड ऐसा पावरफुल दहाड़ लगाइए शेर की तरह, जैसे कि
यू आर द बेस्ट, एंड उसके बाद आप देखिए आपका एक्शन लेने का तरीका चेंज हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे प्रोग्राम में एक व्यक्ति आए, उनका नाम मुझे याद नहीं है, काफ़ी लंबी बात हो गई। फरारो रोशे कंपनी में थे। उस कंपनी में मैंने ट्रेनिंग की, आज से बहुत साल पहले, 2012-13 की बात है शायद। उन्होंने मेरे से मोटिवेट होकर पता नहीं क्यों जॉब छोड़ दिया। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, भाई मुझे बुलाना बंद कर देगी तुम्हारी कंपनीज अगर मेरे से इतना मोटिवेटेड हो गए तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। और जॉब छोड़ दिया, और 3-3.5 महीने बाद मेरे पास कॉल आया रात को 10 बजे, रोते रोते, सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, ये वो। मैंने कहा क्या हो गया? सर मैं इतना मोटिवेटेड हो गया था आपकी बातों से कि मैंने जॉब छोड़ दिया, और मैंने कहा अब तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, ऐसा वैसा। सर लेकिन आज 3 महीने हो गए सर, उसके बाद न तो मैं कुछ कमा पाया हूँ, न मेरे को दूसरा जॉब मिल रहा है। एंड वो बड़े मायूस थे, सर मैं तो, मुझे लग रहा है मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। अब हुआ क्या, उनका मॉडल ऑफ वर्ल्ड तो जो था ना उस समय, वो जो सोच रहे थे वो बहुत ही छोटा सोच रहे थे, और वो उस समय आप एक लूप में चले जाते हो, आपकी थॉट कंटिन्यूअसली उसी लूप में घूमती है। मैंने उनको उस लूप को, उस स्टेट को, जो वीक स्टेट थी, उसको ब्रेक करना पड़ता है। मैंने उनको कहा, आप रात को 10 बजे मुझे कह रहे हो कि यार आप वीक हो, आपसे कुछ हो नहीं सकता, एम आई राइट? यस। मैंने कहा एक काम करो, फांसी लटक जाओ, सही मुहूर्त है। क्योंकि क्या करोगे ऐसी ज़िंदगी जी के जिसमें आप डिक्लेयर कर चुके हो यू आर वीक, आप कुछ नहीं कर सकते आपकी ज़िंदगी में। मैंने कहा आप जाके अपनी वाइफ को बोल दो, तेरा पति ज़िंदगी में तुझे कभी ताजमहल घुमा नहीं सकता। अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कह दो, बेटा तेरे को तो ये पूरी ज़िंदगी ना ऐसे एवरेज ही निकालनी होगी। और माता पिता को भी कह दो कि माता पिता, आपका बेटा नाकाबिल है और कभी भी आपको तीर्थ यात्रा करवा नहीं पाएगा। सर ऐसा कैसे कह रहे हो? मैंने कहा भाई तो क्या बोलूं तुझे इस लाइव में, तूने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है कि तू कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा मर्द का बच्चा है तो कल सुबह जा, पूरी ताकत के साथ जा, अपनी बीवी को प्रॉमिस करके जा कि यू हैव मैरिड टू द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, और मैं तुझे तेरे सपनों की लिस्ट दे दे, मैं पूरा करूंगा। मैंने कहा बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा जा कि तेरा बाप हीरो ही रहेगा, और माता पिता के चरण स्पर्श करके उनको आशीर्वाद लेके उनको बोल दे आपके सपने अगले 5 साल में पूरा करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर भर दिया मैंने। और अगले दिन सुबह ही उनका मैसेज आया, कॉल आया, भूपेंद्र मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अगले दिन उनका इंटरव्यू था। ही गॉट सेलेक्टेड एंड ही वॉज सो हैप्पी। देखिए दोस्तों, 3 महीने से मायूसी की स्टेट में जब आदमी रहेगा, रिजल्ट कैसे आएगा? इंटरव्यू में आप जा ही डर से रहे हो। कई बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं पहले से घर से, आज क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछेंगे, मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, भगवान प्लीज 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 प्लीज, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा। और इंटरव्यू में जाते हैं तो इतना डरे हुए हैं कि इंटरव्यूअर ने हल्का सा स्माइल नहीं दिया तो भी पसीना पसीना हो जाते हैं। इससे बेटर है मस्त जाओ, ऐसे जाओ जैसे कि पता नहीं क्या है, और छा जाओ, जहाँ जाओ छा जाओ। राइट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। इसके ऊपर ना मैंने एक रिसर्च देखा था, मतलब वो लोग ने रिसर्च किए थे कई सारे मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स के ऊपर, और वो देखना चाहते थे कॉमन ट्रेड क्या है। तो लोगों को लगा होगा स्मार्ट होंगे, आईक्यू होगा, ये होगा वो होगा, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई, वो लोग को मालूम पड़ा मैक्सिमम लोगों में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जी, वो लोग है ना अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते हैं। करेक्ट। अब आप इसको ईगो में मत लीजिएगा, लेकिन मैंने भी नोटिस किया ना, जब तक वो सुपीरियरिटी आपको नहीं आएगी कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, मेरे अंदर कुछ तो खास बात है। और ये मुझे लगता है मेरे साथ भी वो चीज़ हुई है कई बार। मैंने अब कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेशल समझाऊँ, और वो जब स्पेशल समझाऊँ ना, तो वो स्पेशल जैसा फिर मैं एक्ट भी करने लग जाता हूँ। एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन योर माइंड देन इन रियलिटी। तो एक बार जब हमने एक बार अपने आप को मानना चालू कर दिया हम स्पेशल है, हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी वही निकलना चालू होता है, हम एक्शंस भी वैसे लेना चालू करते हैं, और फिर सारे रिजल्ट्स भी वैसे ही निकलना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा आपके अंदर भी कुछ ऐसा था कि नहीं मैं कुछ करके निकलूं? मैं तो हमेशा लोगों को बोलता था, मैं सीखा था बहुत पहले हाँ हाँ, कि सेलिब्रिटी वो नहीं होता जो सिर्फ पर्दे पे दिखता है, सेलिब्रिटी वो होता है जो सेलिब्रेट करता है। तो मैं तो अपने दोस्तों को जाके ऐसे कभी कभी इनैक्ट कर देता था, यार आज सेलिब्रिटी के साथ लंच करने का मौका मिलने वाला है सबको, आर यू ऑल रेडी? बोले हाँ। कौन है कौन है कौन है? मैं बताऊंगा, सीक्रेट है। एंड लंच पे आ गए या ब्रेकफास्ट पे आ गए लोग, और फिर मैं आ गया। एंड दे यूज टू लाइक, पागल हो गया क्या है ये हमारा टाइम। मैंने कहा आई एम अ सेलिब्रिटी, है राइट। मैं हमेशा ये कहता था, मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के सुपरस्टार हो। क्योंकि अभी जिशान के बॉडी में कोई दर्द है तो मैं नहीं सहन कर सकता उसे, उसी को फेस करना पड़ेगा। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके माता पिता के सपने वो आप ही पूरे कर पाओगे, मैं नहीं करूँगा, मैं मेरे माता पिता के पूरे करूँगा। तो मैं तो कहता हूँ
आई एम द सुपरस्टार। राइट। एंड इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी अलग से बना रखा है, सुपरस्टार BSR। मेरा मेन चैनल तो कोच BSR है, वो तो मैंने बहुत पहले बनाया था, बट जब होश संभाला कि एक और चैनल होना चाहिए तो एक और चैनल बना दिया, सुपरस्टार BSR। मुझे ऐसा लगता है आई एम स्पेशल, वेरी स्पेशल। भले दूसरे मेरे से ज़्यादा स्पेशल हैं, हो सकता है, ओके, ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि कोई मैं सुपरस्टार हूँ तो कोई और नहीं है। शाहरुख खान भी सुपरस्टार है, सलमान खान भी सुपरस्टार है, कोई दूसरा भी सुपरस्टार हो सकता है, आमिर खान भी सुपरस्टार है, अक्षय कुमार भी सुपरस्टार है। राइट। तो आई एम सुपरस्टार। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ। तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। सो बार बार ये मैं दोहराता हूँ, हज़ारों बार दोहराता हूँ। मेरे और भी कई पॉडकास्ट में ये लोगों ने सुना होगा, मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, कमांडो ट्रेनिंग, हर जगह पे लोग ये सुनेंगे मुझसे। राइट। सो यस, दिस इज एब्सोल्युटली। सो जैसे आपने कई सारे एग्जांपल्स भी दिए, मेरे को शाहरुख खान का बार बार याद आ रहा है, क्योंकि कई सारे आपने भी इंटरव्यूज रील्स देखे होंगे जिसमें शाहरुख खान आई एम द किंग, आई एम द किंग। मुझे लगता है ना, अगर लोग सुपरफिशियल लेवल पे देखेंगे तो वो लगेगा बहुत एरोगेंट है, ये है, बट मुझे ऐसा लगता है ना, he does that purposefully, बिकॉज वो अपने अंदर वो एक बिलीव करना चाहता है। और उन्होंने ये चीज़ बोले भी आई थिंक कई बार कि जब तक मैं ही नहीं मानूंगा मैं सुपरस्टार हूँ, तब तक दूसरे कैसे मानेंगे। पहले तो हमें अपनी नज़र में वो सुपरस्टार, वो हीरो बनना पड़ेगा। इसीलिए वो कई बार लोगों को साउंड होता होगा एरोगेंट है, बट ही डजंट केयर, भाई मैं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस। अफर्मेशन, राइट। अफर्म कर रहे हो आप, बार बार अपने आप को, माइंड को कमांड दे रहे हो कि यार मैं सुपरस्टार हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। राइट। और यही चीज़ रणबीर कपूर जी के साथ भी ऐसे थोड़ा अलग रणबीर कपूर जी ने, आई थिंक वो जब एनिमल आ रही थी, तो वो सुपरस्टार उनको है ना, वो मतलब साउथ के थे ना वो डायरेक्टर जो थे, तो वो डाल रहे थे सुपरस्टार रणबीर कपूर, तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। तो आई थिंक वो डायरेक्टर ने भी उनको बोला कि यार मानना चालू कर, तू सुपरस्टार है, तब तो कुछ होगा। और वो एक्चुअली वो हुआ भी कुछ, इट बिकेम रियली रियली हेटेड बिकेम। हालांकि हाँ, उसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा बहुत थी, तो ज़्यादा। मैं देख नहीं पाया Okay. इतनी, लेकिन हाँ इट वाज। बट यही है, साउथ वाले लोग में मेरे होता है कि लोग पहले एक इमेज क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, सुपरस्टार सुपरस्टार। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें, एक पता नहीं कहाँ से ऑनलाइन एक पोस्टर खरीदा, उस पोस्टर में एक ग्लोब बना हुआ था, और उस ग्लोब में ऐसे ही एक पूरे विश्व का नक्शा था। एक एरोप्लेन इंडिया से उड़ रहा है, वो जा रहा है, मान लो उसने पूरा ऐसे आइटिनरी दिया हुआ था कि वहाँ से वो गया हांगकांग, हांगकांग से गया वो लंदन, लंदन से वो गया US, और घूम फिर के वापस इंडिया आ गया। ऐसा एक पूरा मेरे बेडरूम में ऐसे ही लगा दिया था मैं बहुत पहले, कोई सोच समझ के नहीं कि ये मेरा विजन बोर्ड है, ये मेरा वो है। हम लोग वहाँ किराए पे रहते थे, 2014 की बात है। ऐसे 10-20 स्टिकर ऑर्डर कर दिए भाई, दीवारों को कैसे सजाएं कि भाई ठीक है, अब जब नहीं पैसे होते तो यही होता है, छोटा छोटा कुछ तो लगा दो दीवार पे। तो सबसे सस्ता उपाय वही था कि वॉल स्टिकर मंगा लिए जाएं, लगा दिए जाएं। आप मानोगे नहीं जिशान, उसके 4-5 साल बाद, 4-5 साल लगे, 2019 में एग्जैक्टली वही हुआ। मैं इंडिया से उड़ा और मैं लंदन गया, बस फ़र्क इतना था, वहाँ पे उल्टा था, मैं यहाँ पे उल्टा था। मैं यहाँ से लंदन पहुँचा, लंदन में रुका, हालांकि लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही रहा, उस अंदर नहीं गया क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं था। अमेरिका गया, अमेरिका से वापसी में हांगकांग आई फ़्लाइट, हांगकांग से वापस इंडिया आई। उसमें ऐसा था कि हम पहले हांगकांग जा रहे हैं, फिर वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद आके मेरी आँख खुली, ये क्या हुआ? अब अफर्म हम बोल के भी करते हैं, देख के भी करते हैं। जो चीज़ें आसपास की बार बार दिखाई देती है, वो बार बार जिंदगी में आती है। 99% लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उसके बाद भी पैसा क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि उनके आसपास इतनी सारी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, और वो ऑर्डिनरी ही बार बार देखते हैं। जैसे कितने लोग हैं जो 5 स्टार में जाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन सच में अंदर घुस के 500-1000 रुपए की चाय पीते हैं। धीरूभाई जी ने भी वो बन गए, वहां पहुंच गए। उन्होंने कॉन्शियसली एफर्ट लेके वो देखने की कोशिश की, तो वो वहां पहुंच गए। एंड 90% जाना चाहते हैं, लेकिन कब जाना चाहते हैं? या तो कोई दूसरा उनके ऊपर पैसे खर्च करे तब, कभी कोई मौका आए, कंपनी कोई इवेंट कराए तब, और या फिर कभी मजबूरी हो तो। नहीं दोस्तों, अगर आपको 5 स्टार लाइफ चाहिए तो आज से ही 5 स्टार में जाना शुरू करें। भले कुछ खाने पीने के पैसे नहीं हो तो जाएं, और कुछ नहीं, टॉयलेट यूज करके आ जाएं। लीगल है ये भी मेरे को एक चीज़ पता चली थी कि ये इसके ऊपर एक फैक्ट है ना कि आप यूज कर सकते हो जाके टॉयलेट, बिल्कुल लीगली इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। आप जाइए, लॉबी में बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए, उसे फील कीजिए, अफर्म कीजिए, आई डिजर्व दिस 5 स्टार लाइफ, आई डिजर्व दिस एंटायर
जर्नी है ना, और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। राइट, ये चीज़ आपने बोली, वो धीरू भाई अंबानी जी का स्टोरी जी, थी आई थिंक करेक्ट। सो, उनके पास ज़्यादा पैसे वो कमाते नहीं थे, फिर भी वो जैसे जाके कमाए खर्च 500 रुपए का पहले 5 स्टार होटल चाय में पी के कॉफी। आए उन्होंने, मतलब देखना है मुझे कि कैसे अमीर लोग रहते हैं। आई थिंक वो मॉडलिंग होती है, बोलते हैं कई बार मॉडल करते हैं हम, जैसे लोगों को आसपास देखते हैं, जैसे लोगों के बारे में वैसे ही। पढ़ते हैं हम, वैसे ही होने लग जाते हैं धीरे धीरे। जब गांव में आदमी रहता है तो गांव वालों का पहनावा, जैसे शहर में आता है तो वो दिखता है यार यहाँ तो जीन्स टी शर्ट में घूम रहे हैं, वो भी खरीद लेता है 2-3। बातें बदल जाती है। फिर वो किसी बहुत अच्छी पार्टी में देखता है, अरे यहाँ तो लोग पार्टी में सूट बूट में आए हैं, तो अगली पार्टी में वो भी सूट बूट में आता है। राइट तो जैसा देश वैसा भेष आदमी बनाता जाता है, इसीलिए राइट। वो होती है। माइंड एक्चुअली में बहुत पावरफुल है, लोगों ने इस चीज़ को समझते नहीं। अभी मैं एक सीरीज़ देख रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ को ऐसा सीरीज़ देखना पसंद है, हम लोग एक मॉन्ग करके नाम का सीरीज, जी। सिटकॉम जैसे ही है, कहाँ पे आ रहा है? नेटफ्लिक्स वगैरह नेटफ्लिक्स पे है बहुत वो, कुछ सीखने बहुत लायक पुराना है, बट उसमें एक इंसिडेंट है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली मॉन्ग का ना थोड़ा सा वियर्ड कैरेक्टर होता है, वो इन्वेस्टिगेटर है, वो होता है डिटेक्टिव होता है, हर चीज़ को ऐसे ऐसा करके देखता है, समझता है, और उसका दिमाग वैसे ही काम करने लग जाता है। मतलब सारे बहुत अच्छा, जैसे शर्लॉक होम्स जैसा है वैसा टाइप का है, बस थोड़ी कॉमेडी के साथ। तो उसके अंदर एक एक्टर है ना, उसके ऊपर मूवी बन रही होती है, मॉन्ग के ऊपर ही मूवी बन रही होती है, तो एक एक्टर उसकी एक्टिंग करना चालू करता है, मेथड एक्टिंग बोलते हैं ना, मतलब उसको पूरा फॉलो करने लगता है, उसके जैसे कपड़े पहनने लगता है, वो जैसा कर रहा है वो हर चीज़ को फॉलो करने लगता है, और उसके अंदर दिखाया गया कि ऐसा होता है कि फिर वो उसकी तरह ही सोचने लग जाता है। एक टाइम बाद वो ये बिलीव करने लग जाता है मैं ही मॉन्ग हूँ, और वो अपनी बीवी के मर्डरर को मारने जाता है। अब ये एग्जैजरेटेड था मुझे पता है, बट मुझे लगता है इसमें काफ़ी ट्रुथ भी है। नहीं, ये सच है। एनएलपी में इसको कहते हैं मॉडलिंग। आपको अगर किसी के भी जैसा, हमें ऋतिक रोशन जैसा बनना है तो सबसे पहले उसके जैसे कपड़े खरीद लो। वो जो ब्रांड पहन रहा है, भले वो ब्रांड आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसका कॉपी खरीद लो। उसी के जैसा थोड़ा डांस के 5 मूव सीख लो, एंड धीरे 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 उसी की जैसी बॉडी बना लो। आप धीरे 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 आप देखोगे कि वो चीज़ें होने लग जाएंगी आपकी लाइफ में, भले आप एक्टर हो या ना हो, आपको वही प्रसिद्धि, उसी तरह का नाम आपको शायद कहीं और से मिलने लग जाएगा। और सबसे इजी है मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब मेरे बिलीफ आपने ले लिए, मेरी बातचीत करने के जो कॉमन वर्ड्स हैं वो आपने चुरा लिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होगा। इनफैक्ट एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक व्यक्ति को खड़ा किया गया और उसको बोला गया तू आंखें बंद करके खड़ा हो, और फिर उसके बाद एक और दूसरे व्यक्ति को बोला गया तू एग्जैक्टली इसकी कॉपी बन के इसके पीछे खड़ा हो जा। एग्जैक्टली करीब 10-15 मिनट तक ये चला। उसके बाद दोनों व्यक्तियों ने आंखें खोली, और जो पहले आंख बंद करके खड़ा था उससे पूछा गया तू क्या सोच रहा था? उसने कहा मैं खाने के बारे में सोच रहा था। दूसरे से पूछा तू क्या सोच रहा था? मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। मतलब एग्जैक्टली ये हमारे थॉट्स आ जाते हैं। देखा ना आप, सिमिलैरिटीज अट्रैक्ट। आपने और मैंने सेम कपड़े पहने हुए हैं तो हम कहेंगे सेम पिंच, हमारे जैसा टी शर्ट, राइट, मेरे जैसे ही जूते, तो ऑटोमेटिकली हम सेम आदमी की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और सेमनेस के कारण फिर जब हम इंसान जो नॉर्मल बुद्धि के हैं वो सिमिलैरिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये यूनिवर्स जो इतना पावरफुल चीज़ है, इसका तो ये तो सिमिलैरिटी अट्रैक्ट करेगा ही। कचरा है तो कचरा अट्रैक्ट करेगा, सफाई है तो सफाई अट्रैक्ट करेगी। ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। राइट, ये ना मैंने इतना कॉन्शियसली नहीं, बट मुझे भी समझ में आया जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं लाइफ में कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, तो मुझे समझ में आया कि यार चलो मुझे अगर अमीर जैसा बनना है तो अमीर जैसा चीज़ें करना चालू करते हैं। और जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे मालूम पड़ा मैक्सिमम अमीरों में जो कॉमन हैबिट होती है वो किताबें पढ़ना होती है। तो मैं बोला चलो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो नहीं कर पाऊँ, किताबें पढ़ सकता हूँ, और मैंने वही एक चीज़ करना चालू की, वही उसमें मॉडलिंग करना चालू की, और उससे मुझे काफ़ी सारी सक्सेस मिली। आज कितना अच्छा चैनल है आपका, राइट, और बहुत खुश हूँ कि इस चैनल पर दूसरी बार, पहली बार ऑनलाइन और दूसरी बार लाइव आपके साथ आ रहे हैं। राइट, एंड बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज पूरे इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट बना रहे हैं, तो उनमें से एक आपका नाम आता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। सर अफर्मेशन की भी हमने बात किए थे, इससे रिलेटेड भी कई बार लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। सो आपका कोई ऐसे कुछ अफर्मेशन है जो आप डेली प्रैक्टिस करते हो, कुछ मतलब कोई टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 3 अफर्मेशन है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, या फिर ऑडियंस को बोलते हो कि ये वाले अफर्मेशंस करो, क्योंकि अफर्मेशंस तो बहुत हो सकता है, बट कुछ जनरलाइज्ड है? बहुत सारे हैं। अगर पैसों की बात करो तो मैं एक अफर्मेशन बोलता हूँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, दिन में आता है, रात में आता है, अंधेरे में आता है, उजाले में आता है, काम करूँ तो आता है, नहीं करूँ तो भी आता है, ज़रूरत के समय बहुत ज़्यादा आता है, और घूम घूम के आता है, पलट पलट के आता है। जब मैं बात करता हूँ ज़िंदगी के बारे में तो मेरे कुछ अफर्मेशंस है, जैसे कि मेरे पास्ट कर्माज और पूरा ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। The rest of my life is going to be the best of my life. So everyone can say this right now. The rest of my life is going to be the best of my life.
ये कुछ अफर्मेशन है। फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ मौजूद है। ऑल आई नीड इज़ विद इन मी नाउ, ये भी अफर्मेशन है। जो भी मुझे चाहिए इस दुनिया में कुछ भी बड़ा करने के लिए, वो मेरे अंदर सब मौजूद है। क्योंकि दुनिया का कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके भी 2 पाँव हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, और उसके पास भी एक ही ब्रेन है, और ये सब मेरे पास है। उसके पास भी ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, मेरे पास भी है। उसके पास भी एक हार्ट है, मेरे पास भी है। तो ऑल आई नीड, जितनी क्षमताएं चाहिए इंसान के रूप में मुझे इस दुनिया में कुछ भी बड़ा करने के लिए, वो मेरे पास है। तो ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। राइट। आई थिंक ये मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, हाउ टू रिप्रोग्राम योर ब्रेन करके। उसके अंदर ओके, एक बुक मैंने पढ़ा था, उसमें ये चीज़ बताई गई थी, अफर्मेशन इज अ वेरी गुड वे टू रिप्रोग्राम योर ब्रेन। तो ये आपको, एब्सोल्युटली, आप इस पे बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा। और अगर करते हैं तो कैसे कैसे, और कैसे, और भी कुछ तरीके हैं, या फिर आपको लगता है अफर्मेशन इज वन ऑफ द बेस्ट तरीका? हज़ारों तरीके हैं। मैं कहूँगा अफ़र्मेशन को कई बार आदमी कॉन्शियसली कर नहीं पाता है, जब स्पेशली उसका बुरा वक़्त आता है। बुरे वक़्त में जब उसको बहुत लोन है, और वो एक आधा साल, जब मैं भी एक आधा साल लोन में था, तो उस समय मुझे पता है कि ये कह पाना कि मैं अमीर हूँ, बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अपनी चीज़ों को प्रोग्राम कर दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी पीते हैं, आपके घर में पानी का एक टैंक है, आपके घर में पानी का एक बकेट होगा, या जो भी वेसल होगा जिसमें आप पानी रखते हैं, उसी में आप 500 बार कह दो, मेरी ज़िंदगी में बहुत पैसा आ रहा है, मैं बहुत रिच हो रहा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बहुत तंदुरुस्त हो रहा हूँ। पानी की मेमोरी सबसे ज़्यादा पावरफुल मेमोरी बताई गई है, क्योंकि पानी इज़ वेरी पावरफुल। पानी रिटेन्स एवरीथिंग, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, पूरी दुनिया में 70% वाटर है। इस जगह भले हवा में मॉइस्चर है ही, वाटर है। तो कहते हैं वाटर मेमोरी इज़ द बेस्ट मेमोरी। वाटर में ऐसा कहा जाता है कि पानी को बोल दिया आई लव यू, तो पानी के क्रिस्टल बदल जाते हैं। अगर आपने पानी को बोल दिया आई हेट यू, तो पानी के क्रिस्टल बदल जाते हैं। इसका सिंपल सा आप देखोगे, अगर हमें किसी ने बोला कि यार तू अच्छा नहीं दिख रहा, तुरंत मुरझा जाता है। अरे यू आर लुकिंग ग्रेट, तुरंत स्माइल आ जाती है। ऐसे ही आप देखो कि जब चंद्रमा पूर्णिमा की रात होती है, तो पानी ज़्यादा वाइब्रेशन पे होता है, समुद्र में लहरें ऊंची आती है, आदमी भी अच्छा फील करता है। आप भी अपनी ज़िंदगी को देखोगे तो अमावस आते आते आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन आपकी लो दिखेगी, और जैसे जैसे पूर्णिमा आएगी आपको लगेगा मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, आज तो मैं हाई इंटेंसिटी में हूँ, हाई क्रिएटिविटी में हूँ, आज तो मैं बहुत काम कर सकता हूँ। सो वाटर का रोल बहुत बड़ा है हमारी ज़िंदगी में। तो आप अफर्मेशन खुद मत बोलो, चलो आपने किसी भी मोमेंट में कॉन्शियस हो गए, पानी को बोल दो आप। अब पानी वो पी रहे हो आप, मान लो आप, वो मटका है आपके घर में, उससे या फ्रिज से जो भी पानी ले रहे हो, 4 दिन तक वो पानी पी रहे हो, या 2 दिन तक आप वो पानी पी रहे हो, 2 दिन तक आपकी आपकी नॉलेज के बिना वो सारे अफर्मेशंस आपके माइंड में जा रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ एक लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज वन ऑफ द बेस्ट है। अगर लोगों ने आपको जैसे जो जो बनना है, लेट्स से आपको 100 करोड़ कमाना है, और आप एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखो, मैं 100 करोड़ कमा रहा हूँ, कमा चुका हूँ, वाह, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, जो भी आपको लिखना है। जैसे मूवी बन रही है, 100 करोड़ कमाने के बाद की मूवी बन रही है, कमाने की प्रोसेस की नहीं। प्रोसेस कभी नहीं लिखना है कि मैं ऐसे 100 करोड़ कमाऊंगा, क्योंकि आपको पता नहीं है प्रोसेस क्या होगा। हमें प्रोसेस से मतलब भी नहीं होना चाहिए। कोई आपको गिफ्ट कर दे, कोई आपकी लॉटरी निकल जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक, आपको तो इतना पता होना चाहिए कि 100 करोड़ आने के बाद मैं क्या करूंगा, क्यों चाहिए मुझे। इससे समझ में आता है, आपने सुना होगा क्यों इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्या। तो अगर आपको ये समझ में आएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आएगा, ये 100 करोड़ इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ये चाहिए इसे, तो आपने वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद अपने आवाज़ में उसे रिकॉर्ड कर दिया, और फिर उसमें कई सारे अफर्मेशन भी डाल दिए। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दे रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आप क्या करो, रात भर उसे प्ले करके सो जाओ। अब कॉन्शियसली ये कहना मैं रिच हूँ जब गरीबी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रात में वो स्क्रिप्ट प्ले हो रही है, और वो स्क्रिप्ट बोल रही है मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं रिच हूँ, मैं ये हूँ, मैंने 100 करोड़ कमा लिया, मेरी ये। रात भर माइंड को सुनता रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रात में भी काम कर रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंप्लीट कर रहा है, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। सो कीप ऑन डूइंग दैट। इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप बोल नहीं सकते तो आप लिख सकते हैं। लिखने वाला अफर्मेशन और भी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की कोशिकाओं की वो मेमोरी बन जाता है। जब बोलते हैं तो मे बी वोकल कोड्स वगैरह, लेकिन लिखते हैं तब बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, और फिर आपके हैंड मूवमेंट्स वगैरह सभी
ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है, राइट। ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व होती है। बोलना आई एम रिच हो गया, लिखना आई एम रिच, टाइम भी ज़्यादा जा रहा। सोचना पहले मैं ये लिखूंगा फिर खोलूंगा। राइट। सो आई थिंक दीज आर द वेज टू प्रोग्राम योर माइंड। राइट। इससे रिलेटेड मुझे याद है कि साइंस ऑफ एसिलेटेड लर्निंग करके एक बुक है, उसके अंदर बताया गया था ना, जितना हम पैसिवली चीज़ें सीखते हैं उतना उसका पावर कम होता है, बट जितना हम एक्टिवली सीखते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ जाती है, मतलब उसका रिटेंशन भी बढ़ जाता है। तो कई बार देखो ना, हम अगर से कोई थियोरी में सिर्फ पढ़ लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में तो शायद ही याद रहेगी, बट अगर उसको भी प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ भी आती है, याद भी रह जाती है। इसीलिए आई थिंक ये हमारे इंडियन एजुकेशन में एक प्रॉब्लम भी है, जब एटलीस्ट जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था, हमारे यहाँ पे थियोरी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, प्रैक्टिकल बहुत हार्डली होते थे, और जबकि मुझे लगता है प्रैक्टिकल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ और हर चीज़ के लिए, सीखने के लिए। जब आपको प्रैक्टिकली करने जाते हो तब आपको ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ होती है। ऐसा आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए, अगर ऐसा कोई आपका भी कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसा किसी की स्टोरी है जो जिसने ऐसा कुछ यूज़ किया और उसकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस है? बहुत सारे अभी रिसेंट एक 2-3 एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक लड़का है बालकृष्ण करके, वो नेटवर्क मार्केटिंग में था और 21, 19, 20 साल की उम्र से वो लगा। 22 साल का हुआ तब तक वो कभी भी 10,000 से ऊपर कभी नहीं कमा पाया। 3 साल वो पूरी मेहनत से लगा हुआ रहा। जब उसने ये सारी चीज़ें करना शुरू किया और साथ साथ में सेल्स मार्केटिंग वगैरह का भी उसने ट्रेनिंग लिया, 6 महीने के बाद ही वॉज अर्निंग 3 लाख रुपीज़ अ मंथ फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, फ्रॉम द सेम कंपनी, बाय डूइंग द सेम थिंग। 3 लाख रुपए महीना। आज वो 23 साल का है, 3 लाख रुपए महीना कमाता है। एक और एग्जांपल इसी तरह का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही 16 साल से वो लड़का नेटवर्क मार्केटिंग में था। 16 साल में एक भी बार उसका किसी भी महीने चेक 25,000 रुपये महीने से ऊपर का नहीं बना। ये सब चीज़ें सीखना शुरू किया, संपर्क में आया, थोड़ा काम किया। एक दिन प्रोग्राम में आता है, सर अब मैं 75,000 रुपये कमाने लगा हूँ। उसके 6 महीने बाद फिर प्रोग्राम में आता है, बोलता है सर मेरा 1.25 लाख का चेक बनने लगा है। उसके 6-7 महीने बाद आता है और मुझे बोलता है, मतलब 1 साल बाद आया, बोलता है सर पिछले 9 महीने का स्टेटमेंट है मेरा, एवरेज मुझे हर महीने 2,66,000 रुपये मिले हैं। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ में इस लेवल के रिजल्ट्स आए हैं कि मैं बता नहीं सकता। करोड़ों रुपए, जहाँ पे ये तो छोटे एग्जाम्पल हो गए। हमारे एक संतोष पाल है, 50,000 रुपये कमाता था कोविड से पहले, मेरे एक प्रोग्राम में आया, डिस्कवर यू विजन करके प्रोग्राम होता है। वो अटेंड करने के बाद, सर मैं लग रहा हूँ काम पे। अगर आप एक समरी देना चाहेंगे कि मतलब क्या ऐसी चीज़ें अभी जैसे कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर उनको अभी राइट नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन यूज़ करना स्टार्ट करना है विद प्रैक्टिकल स्टेप्स, तो वो क्या क्या एक एक करके स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कोर्स ज्वाइन करना इसके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज जो हम पॉडकास्ट में 10 चीज़ें दे देंगे कि भाई पॉजिटिव सोचो, ये करो, विजुअलाइज भी करवा देंगे, बट स्टिल हर चीज़ की एक बारीकी है। जैसे विजुअलाइजेशन करना चाहिए, ये हर जगह पे बोला गया है, बट विजुअलाइजेशन कैसे करना चाहिए ये बहुत कम जगह पे बोला गया है। जैसे विजुअलाइजेशन करने का पहला सिद्धांत, सेम जगह पे बैठ के करो, सेम टाइम पे करो, तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है, नंबर 1। नंबर 2, विजुअलाइजेशन करते समय अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख के विजुअलाइजेशन करो तो और ज़्यादा आता है उसका, क्योंकि कहते हैं कुबेर का खजाना नॉर्थ में है। आपको जो आपका बेसिक चक्रा उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है पैसा लाने के लिए। बॉडी में 7 चक्रा हैं, तो बेसिक चक्रा का कलर होता है रेड। तो जो रेड एनर्जी है सूर्य की किरणों से ही हमें असली एनर्जी मिलती है, वो रेड एनर्जी नॉर्थ डायरेक्शन से ही मिलती है। इसीलिए ऐसे कई सारी बारीकियां हैं कई सारी चीज़ों में। जैसे जिम जाते हैं, जैसे आपने भी कहा डेड लिफ्ट करना है, अरे यार उठाना ही तो है, क्या है, हम उठा लेंगे, लेकिन हमने थोड़ा भी गलती किया तो हमें डैमेजिंग हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कई चीज़ों को डैमेजिंग तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। वो विजुअलाइजेशन करते हैं और इस तरह से करते हैं कि उसका किया धरा रिजल्ट ही नहीं है। इट्स लाइक क्रिकेट खेलना है, बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है। हम क्रिकेट का बैट और बॉल लेके गली में उतर गए, कभी नेशनल लेवल पे खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। उसके लिए प्रॉपर एक कोच के पास जाके ढंग से डिसेंट तरीके से ट्रेनिंग लेके सालों तक वो जैसे बताए वैसे प्रैक्टिस करनी होगी, सालों तक। तो ईजी कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सोचो कि बस 2 वीडियो देखे, 2 बुक्स पढ़ी, द सीक्रेट पढ़ ली एंड यू विल बी एबल टू ग्रो, आई थिंक दैट इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द गेम। तो पहली तो ये, फिर भी मैं एक लिस्ट बता देता हूँ जो 15 चीज़ें 20 चीज़ें अगर आप में से किसी ने भी की तो आपको बहुत रिजल्ट आएंगे। पहली चीज़ अफर्मेशन, दूसरी चीज़ विजुअलाइजेशन, तीसरी चीज़ रीडिंग, चौथी चीज़ लिसनिंग, पांचवी चीज़ ट्रेनिंग, छठी चीज़
पानी को प्रोग्राम करें, पानी को बोलें रोज़ मुझे ये चाहिए। 7वीं चीज़, रोज़ रात को सोने से पहले अपने ब्रेन को बोलें मुझे इतना रुपया चाहिए, मुझे ला के दे सकते हो, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। 8वीं चीज़, आपको जितना रुपया चाहिए उसका चेक लगा के आप अपने रूम में ज़रूर लगाएं। 9वीं चीज़, संगत आदत गुरु। संगत का असर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जिस संगत में आप रहते हो उसी संगत की जैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने लगती है। 10वीं चीज़ मैं कहूँगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हो, भगवान की पूजा पाठ करते हो, तो वहाँ पे भी आप अपनी विश को लिख के ज़रूर रख दें। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर हर धर्म के लोगों का विश्वास है। तो आप जहाँ पे भी आपकी जो भी पूजा पद्धति है, आप वहाँ पे ज़रूर लिख दें, क्योंकि वहाँ की जगह सबसे पवित्र है आपके घर में। तो वहाँ पे हमेशा हाई वाइब्रेशन होती है। तो जहाँ पे भी हाई वाइब्रेशन है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। अगली चीज़, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्क्रिप्ट बनाएं, रात को प्ले करके सो जाएं, बड़ा मज़ा आएगा। फिर छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रोज़ आप मान लो आपके हाथ में मोबाइल है, ओके, सपोज दिस इज़ द मोबाइल। अब आप इसको दिन में 100 बार छूते हैं, तो अगर आप सीक्रेट मूवी को देखो तो उसमें बताया गया है कि ये एहसानमंद पत्थर है, ये एहसानमंद पत्थर है। ऐसे ही आप उस मोबाइल को कह सकते हो ये मिरेकल मोबाइल है, इसको जब भी छूता हूँ मिरेकल होते हैं ये। तो ऐसे चीज़ों को प्रोग्राम करें, स्पेस को प्रोग्राम करें, ये मेरा लकी रूम है, ये रूम में जब भी आता हूँ मुझे पैसा आता है, ऐसा एक बिलीफ छोड़ दें। तो ऐसी हज़ारों चीज़ें कर सकते हैं। एंड शॉर्ट में तो सारी चीज़ें बताना बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, लेकिन फ्री में अगर आपको सीखनी है तो मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच आप देख सकते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल में आपको समझाया है। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, इसका मतलब क्या है? व्हाट थिंकिंग रिच, क्या नाम क्यों है इसका? ये बड़ा, देखिए हम अपने वर्कशॉप के लिए नाम सोच रहे थे, टाइटल सोच रहे थे, एंड मैंने ये किताब भी पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बहुत पुराना किताब पढ़ा था। अब रिच शब्द मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था उस समय, और आज कई लोग रिच बनना चाहते हैं। मैं भी बहुत गरीब फैमिली से आया हूँ, तो मेरे अंदर भी ये था हमेशा कीड़ा कि पैसा तो कमाना है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक पैसा भी कमाना है, ऐसा फीलिंग था। तो ये रिच शब्द हमेशा अट्रैक्ट करता था, और साइकोलॉजिकली मैंने देखा कि गूगल पे भी हाउ टू बिकम रिच, क्या करें जिससे टॉप 10 आइडियाज़ टू बिकम रिच, तो इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा था। मैं भी कर रहा, मैंने भी किया। मेरे जब पहला एक्चुअली मुझे ना आइडिया था बुक समरी का, मैंने बोला ना, मैंने रिच यही सर्च करा, हाउ टू गेट रिच, तो उधर से ही मुझे कहीं ना कहीं वहीं से क्लिक हुआ था कि रिच जैसे लोग बनो, और रिच जैसा बनने के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही पूरा फ्लो गया था, तो हाउ टू गेट रिच से चालू हुआ था। थिंक एंड ग्रो रिच था, थिंक एंड ग्रो रिच बहुत अच्छी बुक है। एंड ऐसे मतलब कई जगह पे रिच और थिंक शब्द का कई जगह कॉम्बिनेशन था। हाँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैं बात करता हूँ तो मैं मैजिक में बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवर्क करने से ही चीज़ें नहीं होती। हार्डवर्क आप करते रहो, वो 23 घंटे आप करो, लेकिन 1 घंटा अपने माइंड को प्रोग्राम करो। तो फिर ये करते करते, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते, हमने कहा हमारा मिशन क्या होना चाहिए। तो हमारा मिशन होना चाहिए टू मेक पीपल थिंक रिच। थिंक रिच हर डायरेक्शन में। थिंक रिच डजंट मीन पैसे के लिए। आई ऑलवेज बिलीव कि हर वो इंसान रिच है जो कि सोसाइटी को देता है, अपने काम को नंबर 1 देता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, जो ऑटो भी चला रहा है लेकिन दिलदारी से चला रहा है। जैसे आज की मैं बात बताऊँ, आज मैंने एक ऑटो लिया एंड ऑटो वाले ने एक जगह पे ऑटो रोका एंड एक पानी की बोतल लेके आया, बिल्कुल ठंडी, मुंबई की बात है क्योंकि टैक्सी लेना पॉसिबल नहीं हो रहा था, ज़्यादा समय लग रहा था। पानी की बोतल लेके आया मेरे लिए, सर आपके लिए पानी की बोतल। एंड आई वाज लाइक व्हाट। पहला ऑटो वाला मुझे ज़िंदगी में मिला जो मेरे लिए गाड़ी रोक के पानी की ठंडी बोतल लेके आया। तो दिस इज कॉल्ड रिचनेस। है वो ऑटो वाला लेकिन रिच है। तो मेरे को ये बड़ा अट्रैक्ट किया। मैंने कहा आई वॉन्ट पीपल टू थिंक रिच इन एवरी डायरेक्शन ऑफ द लाइफ। तो फिर हमने कहा हाँ यार, मैं किस चीज़ का प्रोडक्ट हूँ, बहुत बड़ा सोचने का। मैंने कहा बिग थिंकिंग एवरीबडी इज टॉकिंग। मैंने कहा द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, एंड लिटरली इट्स अ सेंट्रल मैसेज ऑफ माई लाइफ ऑल्सो कि थिंक रिच। राइट। एटलीस्ट आप जब तक, और ये चीज़ है, जब तक आप एक्चुअल में रिच नहीं हो, कम से कम दिमाग में तो रिच बनना स्टार्ट करो। एक बार दिमाग से रिच बनना स्टार्ट करोगे तो रियलिटी में होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में कहा, रॉबर्ट कियोसाकी से भी मिलने का हमें मौका मिला था। वो ये चीज़ बोलते हैं ना, मतलब कई बार वो है ना, गरीबों के बारे में बात करते हैं ना, तो कई बार ना बहुत हार्श होकर बात करता है। तो एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतना गरीबों से हेट क्यों करते हो, तो बोलता है आई डोंट हेट पुअर पीपल, आई हेट पुअर मेंटालिटी। तो वो वाली चीज़ मैं बहुत बार ये शेयर करता हूँ, और मुझे पर्सनली बिलीव करता हूँ मैं, मेंटालिटी या पूरा गेम एक्चुअल मेंटालिटी का ही है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें
एक गूगल अवे है, चैट जीपीटी कर लो भाई, दुनिया भर की टिप्स एंड टेक्निक्स मिल जाएंगे। बट जब तक वो माइंडसेट नहीं रहता, जब तक वो मेंटालिटी नहीं रहती, ऊंची सोच नहीं होती है, तब तक है ना वो सारी चीज़ें काम ही नहीं आती, क्योंकि आप उसको यूज़ कर ही नहीं पाते हो। आप वही छोटा स्कैरसिटी सोच रहे होते हो, मेरा 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 मेरा। ट्रू। अच्छा, अब थोड़ा कोचिंग के साइड पर बात करते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद को भी कोच बनना है, ठीक है। सो मेरे भी कई सारे व्यूअर्स हैं और उनको स्टार्ट करना है, अगर खुद से उनको कोच बनना है, तो आप क्या स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप उनको गाइडेंस देना चाहोगे कि ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है अगर कोच बनना है तो? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपको किसी भी फील्ड का कोच बनना है तो सबसे पहले उस फील्ड को अपना 5 साल देने के लिए तैयार रहो। लोग क्या करते हैं कि सर जल्दी कैसे बन जाएं कोच। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जल्दी बना है कोच। मतलब आपने आज इतने वीडियोस बनाए हैं और पिछले 10 साल से 5 साल से आप बना रहे हो, तब जाके आप इस लेवल पे आए हो। मैं पिछले 12-13 साल से 14 साल से मैं कोच हूँ, ट्रेनर हूँ। पहले 5 साल मैंने बहुत घिसा है अपने आप को, उसके बाद जाके मुझे सफलताएं मिलने लगी। तो मैं कहूँगा पहली तैयारी तो लोगों ये करो सभी लोग कि आप सभी को मिनिमम 4 से 5 साल देने की तैयारी रखो। हो सकता है सफलता आपको 1 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, बट तैयारी 5 साल की होनी है। मतलब 5 साल तक चाहे आपको असफलता ही मिले तो भी छोड़ना नहीं है, तब तो आप कोच बन गए। क्योंकि एक कोच क्या सिखाता है लोगों को कि यार मोटिवेटेड रहो, इंस्पायर्ड रहो, डोंट गिव अप, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, यही सारी चीज़ें तो सिखाते हैं। तो पहली तो ये चीज़। दूसरी चीज़, जब मुझे बिजनेस कोच करना बनना था तो मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं था। तो एक कोच मुझे मिले, उन्होंने 26 किताबें मुझे बताई अलग अलग तरह की, और वो सारी किताबें मैंने ऑर्डर की और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे बिजनेस का बहुत आइडिया आ गया। मतलब जो 1 महीने पहले तक मुझे लगता था मैं बिजनेस के बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकता, 1 महीने बाद मुझे लगता था मैं बिजनेस के बारे में इतनी बात कर सकता हूँ। तीसरी चीज़, डरो मत, सीधा चले जाओ मार्केट में, स्टार्ट टेलिंग पीपल। पहले 10 लोगों को फ्री में कोच करो, 50 को फ्री में करो, 100 को फ्री में करो, कोई बात नहीं, आपके 6 महीने चले जाएंगे, 3 महीने चले जाएंगे, बट पुट हार्ट एंड सोल एंड डोंट बी इन अ हरी टू डिक्लेयर कि अरे सर मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। नहीं सर, हम आपकी पहले प्रॉब्लम समझेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे, आपके लोगों का इंटरव्यू लेंगे, जानेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ, और फिर हम सोल्यूशन देंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में अगर 5 ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लिया ना, तो इतनी चीज़ें सीख जाता है आदमी। मैंने तो बिज़नेस कोचिंग ऐसे ही सीखी। मैं तो हज़ारों बिजनेसमैन जाता था, मैं उनको कहता था आपकी प्रॉब्लम बताओ, वो प्रॉब्लम बताते थे, उसी से इतने आइडियाज़ लग जाते थे। और थोड़ी कॉमन सेंस चाहिए। बाकी दोस्तों, अगेन बार बार कहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, लर्न इन दी एक्सपर्ट्स गाइडेंस। और बाकी फिर आज की डेट में जो भी सीख रहे हो उस पर वीडियो बनाओ, जो भी सीख रहे हो उस पर कोर्स बनाओ, जो भी कोर्स है उस पर वेबिनार करो, पूरा इकोसिस्टम ठीक से फॉलो करो। तो आज बिल्कुल सिंपल इकोसिस्टम है। वेबिनार लॉन्च करो, यूट्यूब वीडियो बनाओ, एंड वेबिनार में 1,000, 500, 1,500 रुपये का जो भी कोर्स आप शुरू में लॉन्च कर सकते हो वो लॉन्च करो, और फिर धीरे 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 आपकी नॉलेज बढ़ेगी, लोगों को रिजल्ट आएगा, वो टेस्टिमोनियल्स प्रूफ यूज़ करके आप ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आप ये थोड़ा सा अपने फनल को अगर आप चाहो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा बहुत फनल को, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो यूजुअली ये सब फनल, ये सब के बारे में देखते रहती है, तो वो समझती है फनल को। तो अगर आप अपना थोड़ा बहुत फनल एक्सप्लेन करना चाहे, कोई भी एक बेस्ट फनल जो आपको लगता है बहुत अच्छा काम करता है आपके लिए या उनके लिए काम कर सकता है। इसको इस तरह से बताना चाहूँगा। देखिए, आज मार्केट में जितने भी कोचेज़ हैं उनकी सीधी फनल ऐसी है कि भाई ये मेरा फ्री प्रोग्राम है, इस फ्री प्रोग्राम से मेरा ये 5,000 का पेड प्रोग्राम बिकेगा, वहाँ से मैं 20,000 का पेड प्रोग्राम बेचूंगा, और वहाँ से मैं 2 लाख का या 5 लाख का जो भी प्रोडक्ट बेचूंगा। तो 90% लोग क्या करते हैं, एक दिन का फ्री सेशन किया और उस फ्री सेशन में 2 घंटे बाद तुरंत बता दिया 5,000 का प्रोग्राम क्या है। मेरा फनल जो है ट्रस्ट बेस्ड फनल है। मैं कभी कुछ बेचता ही नहीं है अपने फ्री प्रोग्राम्स में। जनरली वेबिनार तो हम भी करते हैं, वो वाला फनल तो हम भी चलाते हैं, लेकिन जैसे मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच है, 28 डेज आई डोंट सेल एनीथिंग। ओके, कुछ भी फ्री नहीं, रहता और है, ऐसे ही फ्री करता हूँ, पूरा छोड़ देता हूँ। उससे क्या है, लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने भी लोग हैं, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, हमें भी नहीं पता, हम उनका डेटा भी नहीं लेते, ये ऑनलाइन ही होता है ना, यूट्यूब पे होता है। जैसे अगर मैं जूम पे करता हूँ तो मुझे पता होता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मेरे पास पूरा डेटा आता है। चूंकि ये जूम पे, यूट्यूब पे होता है, हमारे पास कोई इसका रजिस्ट्रेशन, कोई कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं, थोड़ा बहुत डेटा आता है, लेकिन कौन देख रहा है एक्चुअल में, कितनी देर देख रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम ब्लाइंड गेम खेलते हैं। और जब लोग देखते हैं यार ये लड़का 28 दिन फ्री में इतनी वैल्यू दे रहा है, तो ट्रस्ट बहुत ही सॉलिड बनता है।
और लोगों को भी ये समझ में आता है कि हमें आगे की चीज़ें भी सीखनी है, सेल्स सीखनी है, मार्केटिंग सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, बिजनेस कोचिंग सीखनी है, कई सारी चीज़ें वो खुद इंक्वायरी करते हैं। फिर जैसे भी हमारे कभी भी कोई भी कोर्स का कोई भी वेबिनार होता है, वो सभी लोग आते हैं, 5,000 10,000 के पहले वही कोर्सेज होते हैं। उसमें भी जब वो देखते हैं कि हाईएस्ट लेवल की वैल्यू है, फिर वो खुद ही इंक्वायरी करके नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। तो मेरा जैसे आपको मैं सिंपल फनल एक समझाऊँ तो हमारा एक 7 दिन का प्रोग्राम होता है, MMM करके, मिशन मल्टी मिलियनेयर। 7 डेज़ का फ्री प्रोग्राम है वो भी। 7 डेज़ में से 6 डेज़ हम बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक मिलियनेयर कैसे सोचते हैं, और 7th डे हम हमारा एक प्रोग्राम है मिलियनेयर इन एक्शन करके। वो पूरा 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम है। सीधा वो अच्छा खासा महंगा प्रोग्राम है, वो 3-4 लाख रुपए का प्रोग्राम है। लोग उस प्रोग्राम में फिर डायरेक्टली आते हैं। तो जैसे फ्री से डायरेक्टली? फ्री से मैं डायरेक्ट सीधा 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्ट बेचता हूँ। बट वो फ्री 7 डेज का रहता है? ये है 7 डेज का फ्री था। इसके पहले और फिर वो जो लोग वहाँ आते हैं, फिर अगर उनमें से कोई मेरा पर्सनल कोचिंग या कोई VIP कोचिंग में जाना चाहे तो वो, उसके पहले जो हमारा फनल था वो ये था कि हम फ्री वेबिनार करते थे, 1-2 घंटे का, 3 घंटे का। उसमें हम छोटे छोटे बहुत सारे कोर्सेज बेचते थे। एक दिन हमने बेचा हमारा ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी, ये सब 5,000 वाले कोर्सेज। एक दिन हमने बेचा हमारा सेल्स ब्रह्मास्त्र। ऐसे 6-7, ये अभी भी हमारा फनल चलता है कि एक दिन का 3 घंटे का फ्री वेबिनार किया, सीधा 5,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा। फिर उस 5,000 वाले प्रोडक्ट में लोग ऑनलाइन देखते हैं, उनको बीच बीच में हम अपना मास्टरमाइंड सेशन देते रहते हैं। और फिर उसमें हम कोई हमारा 1 दिन का 3 दिन का फिजिकल प्रोग्राम 35,000 40,000 का बेचते हैं, और जो फिजिकल प्रोग्राम में आते हैं उनको हम अपना 3 लाख का बेचते हैं। तो ये 2 फनल है, दोनों एक साथ है। एक 7 दिन का फ्री एंड सीधा हमारा बड़ा प्रोग्राम, और एक हमारा ये 4-5 स्टेप्स में प्रोग्राम एंड फिर सीधा। तो दिस इज आवर प्रोसेस। राइट, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है यार इतने सालों से कर रहे हैं, मतलब बेचना बहुत आसान होता नहीं जी। आपको बहुत ट्रस्ट आपको जीतना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू देनी पड़ती है, टू बी ऑनेस्ट। जब तक आप वो भर भर के वैल्यू नहीं दोगे तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लोगों को लगता है बिजनेस करना बहुत ईजी है, स्पेशली कोर्सेज बेच के पैसे कमाना बहुत ईजी है। एक टाइम में मुझे लगता है जब स्टार्ट हुआ था ना, जब एकदम मार्केट नया था तब था भी, बट कई लोगों ने इसका गलत फ़ायदा भी उठाया, जिसकी वजह से मार्केट पूरा ख़राब हो गया। लोगों को लगा ये सब बकवास ही होता है, लेकिन मुझे पता है अभी जितने भी लोग आज भी कोर्स बेच पा रहे हैं और अच्छे से अपना दे आर डूइंग गुड, जैसे आप भी कर रहे हो, मुझे लगता है वो बिना वैल्यू के तो वो हो ही नहीं सकता है। अगर आप अच्छे से दोगे नहीं वैल्यू तो वो पॉसिबल ही नहीं। जब तक आप घसोगे नहीं पूरी तरीके से, अपना पूरा जान नहीं डालोगे, इट्स डिफिकल्ट। बट हाँ, रिवॉर्ड्स भी अच्छे ही होते हैं ऑब्वियसली। सो इसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं इस बिजनेस मॉडल में, अगर कोचिंग का है या कोर्सेज बेचने का है, तो सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है जिसकी वजह से मार्केट में भी नाम खराब हो गया है, या फिर लोगों को तो उन्हें करना ही नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि इंडिया के लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आज, जो स्पेशली मैनी कोचेज, वो ये है कि फॉरेनर्स को फॉलो करना। फॉरेनर्स की अच्छी चीज़ें ले लो, लेकिन आज क्या हो रहा है, मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं, सबके लिए सब तो नहीं करते ऐसा, लेकिन कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि फॉरेनर्स का क्या रहता है कि जल्दी से जल्दी बेच दो फिर देखा जाएगा। मैंने, पता नहीं मेरा लक ख़राब है या शायद ऐसा ही होता है, मैंने 15-20 फॉरेनर्स के प्रोग्राम खरीदे एक्सेप्ट एंथनी रॉबिन्स, और हर जगह ये था कि जो उनका फ्री प्रोग्राम था या बेचने वाला प्रोग्राम था, उसमें वैल्यू इतनी सारी थी, उसमें ऐसा लगा कि इट इज़ इनक्रेडिबल, पता नहीं क्या मतलब। और उसके बाद जब उनके पेड प्रोग्राम में गए, वही सारी चीज़ें रिपीट हुई। इंडिया में भी कई सारे ट्रेनर्स का मैं ये देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज़, स्टे कनेक्टेड विद योर ऑडियंसेस। मुझे पता नहीं, कई सारे ट्रेनर्स के ऐसे फीडबैक आते हैं, लोग भी देते हैं कि सर हम तो उनके प्रोग्राम में गए, वो हमसे मिले ही नहीं, वो तो प्रोग्राम से आए और स्टेज से 5 बॉडीगार्ड के साथ आए और तुरंत वापस चले गए। मुझे लगता है कि ये इंडिया जो है ना, इमोशनल कंट्री है, और इस इमोशनल कंट्री में आप अगर अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड हो, वो पैसा कितना भी दे देंगे आपको, लेकिन अगर उनको ये फील नहीं हुआ ना, चाहे वो 2,000 दे रहे हैं चाहे 2 लाख दे रहे हैं, उनके लिए वो नहीं है। उनके लिए ये है कि ये मेरा कोच है, मैं इसके पास मैसेज कर सकूं या इससे कनेक्ट कर सकूं। ये जब उनको समझ में आता है ना, तो द ट्रस्ट विच यू विन इज़ इनक्रेडिबल, एंड ये आपके ब्लड में होना चाहिए। एंड हम एज अ ट्रेनर सिखाते क्या हैं, बी हम्बल, और आप ही हम्बल नहीं हो, बी पोलाइट, मीट पीपल, अंडरस्टैंड पीपल, और आप ही नहीं कर रहे हो, देन यू लूज़। पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि एरोगेंट हो जाते हैं। हालांकि जो भी एरोगेंट हो जाते हैं वो पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि कई कोचेज फॉरेनर्स से सीख के ये भी सीख रहे हैं, कम अवेलेबल रहो, वो आपकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे, वो आपको ज़्यादा पैसा देंगे। मैं कहूँगा मैंने शायद कोविड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया होगा ट्रेनर्स में, इंडिया के ट्रेनर में। आई वॉज द फर्स्ट वन इन इंडिया टू टच 1 करोड़ रुपीज़ अ मंथ ऑनलाइन से। और
मैं ये कहूँगा होपफुली कि मैं आज शायद 100-200 करोड़ कमा सकता था, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा वैल्यू ज़्यादा दी अपने कस्टमर्स को। एंड दूसरी चीज़, ऐसा मत करो कि जल्दबाजी करो बेचने की। कस्टमर जाएगा कहाँ? लोग कहते हैं कि जल्दी आया तुरंत बेच दो। मैंने भी किया, बहुत सारे वेबिनार किए जहाँ तुरंत बेचा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, वो कोविड में चल गया, जैसे आपने भी कहा कि कोविड में कई लोगों ने उसका गलत फ़ायदा हुआ था, उस समय वो चल गया। लेकिन रियलाइजेशन मेरा ये था कि अगर आपका कस्टमर, मैं तो कहता हूँ कि आज वो मेरे पास आया, अच्छा है वो किसी और के पास भी जाए, ताकि वो मेरे को और अच्छे से समझ पाए कि वहाँ क्या मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है। सो हैव द ट्रस्ट एंड फेथ योर बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो, एंड प्ले विद ओपन माइंड एंड दैट ट्रू हार्ट ऑफ चेंजिंग द लाइफ्स। लोग क्या है, आते तो हैं, बोलते तो हैं कि आई एम हियर टू चेंज द लाइफ, बट अगर पैसा नहीं मिला तो बात भी नहीं करेंगे किसी से, या खुद ही डिप्रेशन में बैठे रहेंगे, यार मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैं, क्या करूँ क्या करूँ। नई नई टेक्निक, इंटेंशन ही चेंज हो गई पूरी। मेरा इंटेंशन पैसा कमाना हो गया, आया शायद मैं लोगों की ज़िंदगी चेंज करने के लिए होऊंगा, लेकिन इंटेंशन ही चेंज हो गया। इंटेंशन चेंज होते ही गेम चेंज हो गया, फिर आप वापस से बेस इंटेंशन पे आ नहीं सकते। राइट, सो आई थिंक यहाँ पे ये कोर लेसन ये नहीं कर रहा कि इंटेंशन बहुत सही होना ज़रूरी है जब भी आप कोचिंग बिजनेस में आ रहे हो। अगर हमारा इंटेंशन सिर्फ पैसे का रहेगा तो वो प्रॉब्लम होगी। और आई थिंक ये चीज़ सब में ज़्यादातर जगह पे, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर भी बनना है ना, आपका इंटेंशन ये कि सिर्फ पैसे कमाना है, तो आप टिक भी नहीं तो पाओगे। टिक भी नहीं पाओगे। जब आप वही गिविंग एटीट्यूड होना इधर पे भी ज़रूरी है। और आई थिंक ये जॉब में डिप्रेशन भी आ है। जाता है, 5 बार में डिप्रेशन आ जाता है। 5 वीडियो बनाए और व्यू नहीं आ आपने रहा, आपने व्यू नहीं आए, पैसे आदमी नहीं आ छोड़ देता है। हाँ, और जबकि हमें पता है कि हजार वीडियोस बनाए, व्यूज़ को तो देखना भी नहीं होता है कि किस पे आए किस पे नहीं आए। आज हमने ये पॉडकास्ट किया है, अब 2 घंटे की मेहनत हमने की है, इस पे कितने व्यूज़ आएंगे भगवान जाने। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर एक ने भी ढंग से देखा तो उसे बहुत अच्छी वैल्यू ज़रूर मिलेगी। राइट। ये है कि नंबर्स ना इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन है ना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, लोग है ना कई बार स्टार्ट में ऑब्सेस हो जाते हैं। नंबर्स डेटा देखने के लिए आपको एक बार एक समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कई बार कि ये टाइप का कंटेंट मेरा चलता है, ये टाइप से ज़्यादा लोगों को अच्छा मज़ा आता है, इसमें एंगेजमेंट ज़्यादा है। बट कई बार लोग है ना स्टार्टिंग से इतना नंबर्स पे फोकस करने लग जाते हैं कि वो पैरालाइज, अगेन क्योंकि इंटेंशन गलत है। इंटेंशन नंबर्स ही है। इंटेंशन है फेमस होना, हाँ, इंटेंशन है पैसा कमाना। हाँ, तो वो फिर वो लोग हमेशा उस पर ही फोकस कर रहे होते हैं, और वो कम होता है तो फिर वो भी कम होने लग जाता है। लेकिन जब आपका इंटेंशन रहता है कि सिर्फ देना है भाई, देखेंगे 5 लोग देखेंगे, और मुझे लगता है ये मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जीशान भाई, जब मैंने पहली बार मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया था और टीम के सामने ये रखा 28 दिन का प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ फ्री, टीम ने कहा सर आर यू मैड, हम 2 घंटे का वेबिनार करते हैं फ्री, उसमें शुरू में लोग जुड़ते हैं और लास्ट तक कम हो जाते हैं, आप कह रहे हो 28 दिन कौन जुड़ेगा आपके साथ। मैंने कहा यार कोविड चल रहा है, लोग मर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे थे हम इंडिया में, उस समय सबसे ज़्यादा पैसा मैं कमा रहा था, स्पेशली ऑनलाइन इससे मार्केट। रिलेटेड क्वेश्चन है, फटक हाँ से जी, आया है, हाँ मैं जी, पूछ हाँ लेता जी, हूँ वरना हाँ मैं जी, भूल हाँ जाऊंगा। जी, हाँ जी। आपका जो फर्स्ट इनकम थी वो कितनी थी, और सबसे हाईएस्ट इनकम आई है वो कितनी, अगर बता जब सकते हो? मैं सबसे पहले तो 2002 में मैंने नौकरी शुरू की थी, तब 1200 रुपये महीने की थी। हाँ, जब 2010 में नौकरी छोड़ी तब 30-35 हज़ार रुपये की नौकरी सैलरी थी। फिर 2010 में जब ट्रेनिंग शुरू की तो अगेन ज़ीरो हो गई। एंड सबसे हाईएस्ट इनकम किसी महीने में मैंने कमाया है तो 2.5 करोड़ रुपए एक महीने में कमाया है। बाकी बीच का तो चलता रहता है, कभी 1 करोड़, कभी 1.5 करोड़, कभी 2 करोड़। कोविड के पहले फरवरी 2020 से पहले मेरी इनकम ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए महीने के आसपास थी। मैं कहूँगा ये टर्नओवर है, इट्स नॉट अ प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट 10 लाख रुपए होता था तो 1 लाख भी नहीं होता था। आज की डेट में मान लो 2 करोड़ हो रहा है तो उसमें से करीब 20% 30% प्रॉफिट होता है मेरा। आई कीप माई प्रॉफिट लो क्योंकि मैं फ्री चैरिटी और ये बहुत कुछ करता रहता हूँ। तो 10 लाख रुपए पर मंथ था फरवरी 2020, एंड कोविड वाले फर्स्ट मंथ में ही इट रीच टू 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़, एंड इट वाज, मतलब एक यूरेका मोमेंट होता है ना कि इतने सालों से सपना देख रहे थे। बट वो टाइम पे क्या हुआ था, मतलब कोविड की वजह से हुआ था कि यू डिड समथिंग, मतलब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए थे मैं जिसने आपको बताता बंच? हूँ क्या हुआ उस समय। कई लोग कहेंगे कि कोविड के कारण बीएसआर का बढ़ा, लेकिन कोविड तो मेरे साथ के कई ट्रेनर्स के लाइफ में आया। राइट। मेरी सबसे अच्छी स्किल जो है, मैं बहुत अच्छा रिस्क टेकर हूँ। अच्छा। तो कुछ भगवान ने साथ दिया और कुछ मेरा लक रहा मान लो, और कुछ मैंने मेहनत की। तो हुआ यूँ था कि 2018 में मैंने सीखना शुरू किया, ऑनलाइन भी कुछ होता है। मैंने 19 में उसका पूरा प्रैक्टिस करके किसी महीने 20 लाख, किसी महीने 15 लाख कमाया 2020 में। लेकिन वो मेरे को ना अच्छा लगता था फिजिकल इंटरेक्शन, तो मैं उसी में अपने खोया था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, अपने ऑडिटोरियम बुक करके। अभी भी मेरे बहुत सारे सेमिनार होते रहते हैं, तो मैं वही कर रहा था।
अचानक से मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया फरवरी 2020 में ही 25 आई थिंक 13 फरवरी 2020 को मुझे एक मौका मिला था कि मैं न्यूयॉर्क जाऊं और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस से पूरे वर्ल्ड में बात करूं। मैं इधर न्यूयॉर्क में उतरा और इधर मुझे न्यूज़ आई मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। मैं बड़ा हताश हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कहा मेरे फादर क्या चाहते हैं मैं न्यूयॉर्क घूमूं। मैं न्यूयॉर्क घूमा। अगले दिन 14 फरवरी को मेरा यूनाइटेड नेशंस में इंटरव्यू हुआ। उसके बाद 3-4 दिन मैं न्यूयॉर्क में रहा। वापस आते ही फादर से मिलने गया, देखा क्रिटिकल है हालत, मतलब क्रिटिकल मीन्स अब 6-8 महीने उनको बेड रिडन रहना पड़ेगा। मैंने पुणे आया, गाड़ी में अपना कंप्यूटर 2 टीम मेंबर्स को लिया, सामान डाला, राजस्थान चला गया। 25 फरवरी को मैं राजस्थान पहुंचा। मैंने कहा अब करूं क्या, ऑनलाइन ही अब थोड़ा बहुत जो सीखा था वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमने ऑनलाइन काम करना शुरू किया वहाँ से एंड 1 महीना हमने ऑनलाइन काम किया और 22 मार्च को बराबर लॉकडाउन लगा। जब हम 1 महीना ऑनलाइन काम कर रहे थे तो हमारे वेबिनार में कभी आ रहे थे 100 लोग, कभी 150 लोग, और उनको हम बेचते थे तो 5,000 3,000 का प्रोडक्ट बेचते थे। कभी 5 खरीदते थे, कभी 10 खरीदते थे। 22 मार्च को मैंने नोटिस किया अचानक से मेरे वेबिनार में 400 लोग आ गए। जब ये 400 लोग आए मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया। दूसरे दिन फिर देखा 23 तारीख को 400 आ गए। मैंने कहा भाई जूम का सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, 1000 का चाहिए। तुरंत 1000 का सब्सक्रिप्शन किया और एड बजट बढ़ा दिया हल्का सा। जैसे ही वो बढ़ाया 990 लोग आ गए। 2 दिन 990 हुआ। मैंने टीम की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा टीम 3000 लोगों का जूम कर दें क्या? टीम ने कहा सर 3000 का जूम बढ़ाने के लिए ज़ैपियर बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद लैंडिंग पेज भी ये करना पड़ेगा, ये होगा सारा खर्चा सर कम से कम 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना बढ़ जाएगा। मैंने बहुत सोचा, 1 घंटा सोचा, 1.5 घंटा सोचा। टीम ने सबने कहा सर नहीं अभी रुको सर, 8-10 दिन रुको। 2 घंटे बाद मैंने सीधा जूम को 3000 पे अपग्रेड करके टीम को मैसेज भेज दिया। मैंने कहा आई हैव अपग्रेडेड। एंड वो अपग्रेड करते ही हमने ऐड बजट को शूट किया। ऐड बजट शूट करते 3000 लोग वेबिनार में आने लग गए। एंड 10 दिन हमारे 3000 लोग कंटिन्यू आए ऑलमोस्ट वेबिनार में। हमने कहा जूम को 5000 पे अपग्रेड कर दो। तो आई थिंक ये जो ये कॉल्स थे ना, ये इतनी स्पीड से मैंने लिए कि एकदम से ऐड बजट बढ़ाना, मतलब 400 लोग 100 लोग आ रहे थे तो मेरा ऐड बजट क्या होगा आप सोचिए। मुश्किल से 3-4-5,000 10,000 15,000, उसको एकदम से मैं 3 लाख पे ले गया। उसके बाद उसको एकदम से 10-12 लाख पे ले गया। आई थिंक दैट वाज द शिफ्ट। तो मैंने उस महीने में 20 लाख रुपए ऐड पे एंड 10 लाख रुपए ये जूम वूम बाकी की चीज़ों पे एक साथ मैंने डिसीजन लिया। तो ये मंथली खर्चे थे, ईयरली ये खर्चे? 1 महीने में। आज भी मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अभी अगले महीने से शुरू हो रहा है, 3 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। करीब 1-1.25 करोड़ रुपए का हमारा बजट है उसके लिए, जिसमें से 60 लाख फेसबुक मार्केटिंग का, 10 लाख रुपए व्हाट्सएप ऑटोमेशन और बाकी की चीज़ों का, टीम का जो हमने स्टूडियो रेंट पे लिया है साधना टीवी के साथ हम कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, तो वो अराउंड 15 लाख रुपए का स्टूडियो, फिर टीम का रहना खाना सब मिला के प्लस टीम की सैलरी। सो वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 25 पीपल। तो वो सभी को मिला के अराउंड 1.25 करोड़ रुपए का। ये एक्चुअली ये बोला जाता है ना, लोग अमीर बनना है तो रिस्क लो रिस्क लो रिस्क लो। उसका डेफिनेशन आपने बताया मुझे एग्जैक्टली लगता है कैसा कि रिस्क वो बहुत ज़्यादा लेना क्या होता है। इम्पोर्टेंट है। यही एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी, हम सबकी जर्नी में कहीं ना कहीं ऐसी होती है, चलते रहती है, लेकिन फिर कुछ टाइम आता है, लक आता है, ऊपर वाला कुछ मौके देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जहाँ पर एक डिसीजन लेना पड़ता है। और वो डिसीजन में जब रिस्क हम लोग ले लेते हैं तो कई बार बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बट ये भी है कई बार बुरा भी हो सकता है। बट वही तो रिस्क होता है, वही बोलते हैं ना, आपको अगर बड़ा बनना है तो बड़े रिस्क लो, और इसी को बोलते हैं बड़ा रिस्क। कई बार बुरा भी हुआ, बहुत बुरा हुआ। इनफैक्ट जैसे कोई एक चीज़, एक इंसिडेंट। हमने एक इवेंट की सीरीज़ की थी जीत का जुनून, एंड उसमें मार्केट में करीब 12-13 लोगों ने पैसे लगाए थे उस इवेंट में, और हमने मार्केट से करीब 1-1.25 करोड़ का फंड रेज़ किया था। एंड हमारा उन सभी को कमिटमेंट था कि लॉस होगा तो हमारा होगा, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, और प्रॉफिट होगा तो आप 30% के पार्टनर, हम 70% के पार्टनर। हुआ यूं कि वो 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया पूरा। हर जगह लीड कॉस्ट इतनी फ्लक्चुएट करी कि जो हम सोच रहे थे 30 रुपये की लीड आएगी, वो कहीं पे 100 रुपये की आई, कहीं 80 की आई, कहीं 150 की आई। तो हम हॉल 2-3 जगह तो हम हॉल ही नहीं भर पाए, और हॉल भरे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बेच पाए। मतलब बड़ा एक पजल्ड से हो गए थे हम लोग। अब हालांकि जैसे तैसे हमने कर कुरा के 1 करोड़ तो वापस निकाल लिया, लेकिन जो लोग जुड़े थे उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी BSR के साथ अब तो करोड़पति बन जाएंगे हम जल्दी से जल्दी। उनका पैसा हमने एक पाई वापस दे दिया। लॉस हुआ हमारा, क्योंकि 1 करोड़ तो वो इवेंट का लॉस था, बाकी टीम का खर्चा पीछे का और कई सारे और फिक्स खर्चे होते थे। तो करीब हम 3 महीने में 40-50 लाख रुपए के लॉस पे रहे। बट इस जब लॉस में ऐसे कई हुए, एक ही नहीं, ऐसे कई बार हुए,
तो जब ऐसे लॉसेस होते हैं तो जो साथ में जुड़ते हैं लोग, उनको लगता है यार BSR ने खुद कमा लिया होगा, हमें नहीं दिया। ऐसे कई बार फीलिंग आ जाती होगी। तो हमारा आई थिंक उससे भी बड़ा 50 लाख रुपए से भी बड़ा लॉस हुआ कि वो 3-4 पार्टनर के माइंड में ये फीलिंग आ गई। तो वो आज इतने अच्छे रिलेशन थे, वो कहते हैं ना रिलेशन में पैसा आने के बाद कभी कभी रिलेशन, लेकिन मैं वो बिलीफ नहीं है, लेकिन हाँ ये कई बार पहले वो बिलीफ भी था मेरा, लेकिन कई बार लोग पैसे को इतना बड़ा बना देते हैं कि रिश्ते को छोटा बना देते हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग द एंटायर फैक्ट एंड ऑल दिस, तो आई थिंक ऐसे लॉसेस बहुत बार हुए जहाँ कुछ रिश्ते दाव पे लगे, जहाँ पे कुछ पैसे दाव पे लगे। बट आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और अगर हम पैरालाइज होकर कोई डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आई थिंक वो सबसे बड़ा रिस्क है। राइट। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना कि यही होता है, ये डिफरेंस है। 99% लोग डिसीजन नहीं ले पाते, स्पेशली टफ डिसीजंस। बट जो 1% होता है ना, वो लोग डिसीजन लेते रहता है। और इसके ऊपर एक पूछा भी था एक इंटरव्यूअर ने किसी ने कि हाउ डू यू टेक गुड डिसीजंस, तो उसने बोला बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड डिसीजंस। और हर इंसान के साथ होता है ये चीज़ कि हम मतलब जो सक्सेसफुल बनता है, अब इलॉन मस्क ने भी आज ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, बट उन्होंने भी कई सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, कई सारा लॉस करवाया। लेकिन बोलते हैं ना, वो सक्सेस के लिए कई बार ना एक एनालॉजी थी कि अगर क्रिकेट का मैच है तो कैसा आपके पास कुछ लिमिटेड बॉल्स है, उस लिमिटेड बॉल में आपको छक्के मारने हैं। बट ज़िंदगी ऐसी है, आपको जब तक ज़िंदगी है एटलीस्ट आपको बॉल पे बॉल मिलते रहेंगे, और आपको बहुत सारे छक्के नहीं मारने। एक छक्का अच्छे से लग गया ना, तो वो 6 रन नहीं, शायद से आपको 100 रन दे सकता है। तो ये वाली चीज़ है, बस हमें वो बैट जब जितनी बार बॉल आ रहा मारते जाना है पूरे दम से, एक भी अच्छे से हिट हो गया तो हमारी लाइफ सेट हो सकती है। आज के न्यूज़पेपर में ही एक न्यूज़ है, आज 25 जून है, एंड न्यूज़ है कि बायजूस कंपनी में एक कंपनी है, उसका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि पहली बार ही आज सुबह मैंने पढ़ा था अखबार में। उन्होंने $530 मिलियन खर्च किए थे, बायजूस में इन्वेस्ट किए थे। मतलब उन्होंने 2 बिलियन किए थे, लेकिन उनमें से उस कंपनी ने 530 बिलियन को राइट ऑफ कर दिया है पूरा, कि भाई ये हमारा लॉस हो गया। तो आई थिंक रिस्क लेते हैं, और बायजूस ने उनको कमा के भी दिया होगा, आई एम श्योर। $22 बिलियन की कंपनी वैल्यूएशन हो गई थी बायजूस। अभी तो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन उस समय की बात है कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन बायजूस की हो गई थी, और इन कंपनीज ने कितना इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्होंने रिस्क लिया। रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों पॉसिबल है। हर जगह पे जितना हाई रिस्क है उतना अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। बट आपको क्या लगता है, ये वाला जो मेंटालिटी है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली? जैसे एक बात बताओ, जिंदगी क्या है फिर? मतलब आप रिस्क तो हर चीज़ में है ना। मैं आपके पास आया या आप मेरे पास आए, आज हम बात कर रहे हैं, हर वीडियो में बात कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने बात की और एक छोटा सा कंट्रोवर्सी हुआ और उसका करियर ख़त्म। ऐसे कई लोगों ने बात की और उनका करियर, अभी कई लोगों का पॉलिटिकल लीडर्स का करियर ख़त्म हो गया जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ गलत बयान दे दिए। लेकिन आज आप और मैं बात कर रहे हैं, ये भी रिस्क है। क्या पता कौन सा आदमी कौन सी चीज़ उल्टी पकड़ के कौन सी चीज़ पे कौन सा एक पार्ट ले ले और उसको आगे पीछे कर आलू डालो सोना निकलेगा। वो कहाँ से कौन सी, कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी इंसान बोल सकता है कि कहीं पे आलू डालोगे और कहीं से सोना निकलेगा। बट वो बातें इधर से जोड़ी होगी, इधर से तोड़ी होगी। ये कंप्लीटली एग्री। ये पॉडकास्ट एक्चुअली रिस्की है। ये तो बड़ा रिस्की है ना। हर चीज़ रिस्की है। कौन सा एक मीम बन जाए मालूम नहीं। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या लिया। मतलब लाइफ में, लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। इनफैक्ट रिस्क वो होती है, एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा, 5वीं क्लास का बच्चा था ना, तो होगा 10 साल के आसपास का। उसने कहा BSR सर, आप हमेशा बोलते हो पैसा कमाना सबसे आसान कामों में से एक है दुनिया की। मैंने तो मेरे मम्मी पापा से सुना है पैसा बड़ा मुश्किल से आता है। तो मैंने कहा, बच्चे से पूछा, मैंने कहा खाना खाते हो? बोला हाँ। पड़ोसी भी खाते हैं? हाँ। सब लोग खाते हैं? हाँ। मैंने कहा स्कूल जाते हो? हाँ। पढ़ाई करते हो? हाँ। 10th का एग्ज़ाम, 5वीं का एग्ज़ाम देते हो? हाँ। टफ है? हाँ। लेकिन कई बच्चे देते हैं आपकी क्लास के सारे, है ना, और सभी पास हो रहे हैं ऑलमोस्ट, एक आधे को छोड़ के। हाँ। मैंने कहा स्कूटर चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं? हाँ। सभी लोग चलाते हैं? हाँ। मैंने कहा तो ये ईजी है या हार्ड है? बोले ईजी है। मैंने कहा तो पैसे कमाते हैं आपके पापा? हाँ। आपके सभी दोस्तों के पापा पैसे कमाते हैं? हाँ। तो फिर वो जो काम दुनिया का हर आदमी कर रहा है वो डिफ़िकल्ट कैसे हुआ? तो मैंने कहा एवरेस्ट पे आपके पापा गए? नहीं। हाँ, एवरेस्ट पे जाना हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि पूरे हज़ारों लाखों लोगों से मिलने के बाद शायद एक आधा मिलेगा आपको जो एवरेस्ट पे गया है, तो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो बच्चे को समझ में आ गई बात। तो जो आपकी बात है कि लोग रिस्क नहीं लेते, मुझे तो लगता है कि रिस्क है क्या? लाखों लोगों ने पैसा डाल के बिजनेस बनाया और उनमें से लाखों लोग करोड़पति हैं। तो जब जो काम लाखों लोगों ने भारत में किया है या देश विदेशों में किया है, दुनिया में किया है, जो लाखों लोगों को उसमें सक्सेस मिली, करोड़ों को सक्सेस मिली, लाखों नहीं करोड़ों को उसमें सक्सेस मिली है, तो वहाँ तो रिस्क है ही नहीं।
जो काम करोड़ों लोगों ने करा और करोड़ों लोगों को उसमें सफलता मिल गई, बस हमें तो वही फॉलो करना है। तो सक्सेस लीव्स क्लूज। जो बिरयानी बनानी है तो उसकी अच्छी रेसिपी मैंने फॉलो की तो अच्छी रेसिपी राइट। बन जाएगी। नहीं, आपने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए उसमें। मुझे लगता है वही सर्कल का होना और रिच मेंटालिटी होना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अगर वही बंदे को जिसने ठान लिया कि मैं एवरेस्ट चढ़ना है, और वो अगर उसको अपन 1-2 साल तक ऐसे लोगों के साथ बैठा दिए जो हमेशा चढ़ते रहता है, तो आई थिंक वो लोग का वो बिलीव बनने लग जाएगा, और वो शायद वो लोग को वो भी ईजी तो नहीं लगेगा बट डूएबल लगने लग जाएगा। और हमें भी मुझे लगता है वही सब प्रैक्टिकल यही कर सकते हैं हम भी। ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना चालू करें, ऐसे लोगों की बातें सुने, ऐसी बुक्स पढ़े जो हमारी उस मेंटालिटी को आसान की तरफ लेके जाए कि हाँ ये हो सकता है, इट्स डूएबल। वो बिलीव बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एक बार बिलीव बना तभी हम लोग कुछ एक्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ही मुझे लगता है आज के टाइम पे ये है कि वो बिलीव ही नहीं बन पाता है। ये तो हो ही नहीं पाएगा यार, बिजनेस धंधा तो अपने बस की बात ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट आपको भी पता है ये सब चीज़ें मिथ है। करना चाहे तो एक इंसान कैसे भी कर बहुत सकता है कुछ कर बिजनेस। सकते हैं। इवन रियल एस्टेट का मैंने वही रॉबर्ट कियोसाकी के जो रॉबर्ट एलन थे उनके मेंटोर, उनके भी आप हमने देखा था ना सेशन की। बिल्कुल पहले बिल्कुल मुझे लगता था कि नहीं रियल एस्टेट तो भाई पैसे के बिना तो रियल एस्टेट कर ही नहीं हो ही सकते नहीं हो अब। सकता। बट उन्होंने बिना पैसे के रियल एस्टेट में बिजनेस बनाया और बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। और आज बहुत बड़ा है। राइट। सो मतलब वही हम कहीं से मुझे लगता है हम मात खाते हैं हर जगह पे, आज भी खा रहे होंगे, मुझे लगता है आज मैं भी खा रहा हूँ। वो ये कहीं ना कहीं अभी भी मेंटालिटी वो कहीं पे दबी हुई है। वो और बड़ी होना चालू हो जाए मे बी इन्फ्लुएंस से या लोगों से या कुछ भी, तो वो और हमें रिजल्ट्स देती ही जाएगी। राइट। ट्रू 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 ट्रू, राइट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल परफेक्ट। अब थोड़ा सा क्विकली कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक क्विक क्वेश्चन ये है मेरा कि कौन सी हैबिट्स एक इंसान अपने अंदर लाना आज से चालू कर सकता है जिससे उसकी माइंडसेट बनना चालू हो, मे बी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करे या लाइफ में ग्रो करने में सुबह हेल्प करे। जल्दी उठने की, 5 बजे से पहले अगर आप उठते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। ओके, ये एक है। और भी कुछ हैबिट्स आपको लगता है जो सुबह हैबिट्स? 5 बजे उठ के 6-7 रिचुअल्स करने की हैबिट, जिसमें ग्रैटिट्यूड की हैबिट, जिसमें अपने गुरुओं को, पेरेंट्स को, सभी को याद करके उनके चरण स्पर्श करने की हैबिट, रिविजुअलाइजेशन करने की हैबिट, और साथ ही साथ मैं कहता हूँ मंत्र उच्चारण करने की हैबिट। कुछ ना कुछ चैंटिंग्स, कहते हैं कि इतने सारे चैंट्स जो हमारे बने। एक एक्सपेरिमेंट हुआ इंडियन चैंटिंग सिस्टम पे। अब ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब उस समय ये थॉट नहीं था कि कभी इतना इस लेवल पे आएंगे और इस तरह की बातें करेंगे। तो बड़ा एक व्यक्ति ने या साइंस ने रिसर्च किया, एक व्यक्ति था, वो कहता मंत्रों की पावर क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक मंदिर में गए और उसका एक विशेष तरह का आकृति था, एक तोता लिया उसने, सिर्फ सारे डॉक्टर साइंटिस्ट सब मौजूद थे, उसने बहुत सारे मंत्र पढ़े, द पैरट वॉज डेड, पूरा तोता मर गया पूरा। डॉक्टर्स ने उसकी हार्ट बीट चेक की, साइंटिस्ट ने थोड़ी देर इंतज़ार भी किया। उसके बाद उसने काफ़ी सारे मंत्र बोले, थोड़ी देर में बाद तोता जिंदा। बोले ये है मंत्रों की ताकत, जो हमने बुक्स में पढ़ा है कि ऐसा हुआ, उसने श्राप दे दिया, उसके बाद ऐसा हो गया, ये सभी काम करता है। इसीलिए जो हर धर्म में चैंटिंग है, प्रेयर्स हैं जो कि एक विशेष तरीके से बोली जाती है, आई थिंक दे आर वेरी वेरी पावरफुल। जैसे कि तो ब्लैक हिंदू मैजिक धर्म ये में, सब भी? हाँ, इट ऑल्सो वर्क्स। ब्लैक मैजिक इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब इट इक्वली पॉसिबल। जैसे पॉजिटिव से पॉजिटिव हो सकता है, वैसे नेगेटिव से नेगेटिव भी होता है। ऐसा आपने कुछ एक्सपीरियंस देखा है, मतलब कुछ हुआ है? ब्लैक मैजिक के बारे में तो मैं ज़्यादा ऐसे मैं पॉजिटिव रहता हूँ, तो पॉजिटिव आप जैसे लोग Certain, हाँ अट्रैक्ट होते हाँ। हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक ऑल्सो वर्क्स फॉर श्योर, तो 101%। उससे बचने के लिए कुछ है उससे ऐसा? बचने का यही है कि आप अपनी पॉजिटिव, कहते हैं ना कि बीमारी है हर जगह, और आपको बीमारी तब पकड़ेगी जब आपका शरीर की इम्यूनिटी वीक है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को सॉलिड करो, तो बीमारी से अपने आप बच जाओगे। खाओ पियो अच्छा। ऐसे ये सारी प्रैक्टिसेस जो हमने इस पूरे पॉडकास्ट में बात की है, ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी की इम्यूनिटी को बढ़ा देंगी। उसके बाद नेगेटिव आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपकी सेफ्टी है, इट्स लाइक कार विद ऑल द सेफ्टी फीचर्स। तो एक्सीडेंट भी हुआ तो आप सेफ़ हैं काइंड ऑफ। तो मैं कहूँगा कि ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है आप पे, कैसे कर रहा है, अगर आप अवेयर नहीं हैं और आप खुद की इम्यूनिटी बहुत वीक है, आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं, आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं कर रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हर्ट यू। सो दोस्तों, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप पॉजिटिव रहें या नहीं रहें, ये कंपल्शन है, ये ज़रूरत है आपकी। बस ये है कि खाना खाना हमें दिख जाता है क्योंकि पेट बोल देता है ये खाना खा रहे हैं। ब्रेन को पॉजिटिविटी चाहिए, ब्रेन बोलता नहीं है, लेकिन सिग्नल ज़रूर देता है। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये यूनिवर्स का सिग्नल है आपके पास कि आपको एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आपके अंदर बिल्ड करनी होगी। राइट, एग्जैक्टली। ओके, सो
लास्ट क्वेश्चन कुछ पूछता, 2 क्वेश्चन ही है, उसको आप एक एक करके भी बोल सकते हैं। वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको आज तक मिली है? मुझे वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस तब मिली थी जब मैं ट्रेनर बनना चाहता था, और मेरे ही एक ट्रेनर जिनको मैं फॉलो करता था, उन्होंने कहा भूपेंद्र मत बन ट्रेनर। वो खुद ट्रेनर थे, उन्हीं से सीखा था मैंने, बड़ा सोचो सब कुछ। और उन्होंने कहा भूपेंद्र मत बन ट्रेनर। मैंने कहा क्यों सर? अरे बहुत चैलेंजिंग है। तू आज कितना कमाता है? मैंने कहा 35,000। बोले बहुत अच्छी सैलरी है तेरी, कम थोड़ी होती है। मैं आज इतना रिच हूँ फिर भी मुझे हीट आता है ट्रेनिंग का, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है फिर भी मुझे हीट आता है, और तू अभी तेरी अंग्रेज़ी भी कमज़ोर है, सब कुछ कमज़ोर है। उन ट्रेनर को विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं काफ़ी टाइम से फॉलो भी करता था, काफ़ी उनसे सीखा भी था। उस दिन के बाद से मैंने उनके पास जाना बंद कर दिया, बिकॉज मैंने कहा यार मैं तो ट्रेनर बनूंगा, मतलब विजन अलग दैट था। वाज नहीं, उन्हीं से सीखा था मैं, मेरा विजन उन्हीं से आया था। अच्छा, ओके। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने कहा जाना बंद कर दूंगा, ये इतना स्ट्रांग मेरा नहीं था। उन्होंने भी बंद कर दिया मेरे साथ। जब मैं ट्रेनर बन गया तो उन्होंने भी मेरे से टच बंद कर दिया कि यार इसने मेरी बात ही नहीं सुनी, मैंने इसको एडवाइस दी। और आई थिंक दिस वाज द वर्स्ट एडवाइस। तो मैं कहता हूँ कि किसी की भी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो आज मेरे प्रोग्राम में कई ऐसे लोग आते हैं, और कई लोगों को देख के शायद कभी कभी ऐसा ख्याल भी आता है कि यार ये शायद नहीं कर पाएगा। फिर मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ, नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। यू नेवर नो 10 साल आगे कौन क्या कर सकता है। राइट। तो इससे लेसन ये लेके जा सकता है, आप अपने आप को हमेशा समझो, और कोई भी पीस ऑफ एडवाइस को ब्लाइंडली अब ले मत लो कि हाँ हो ही जाएगा। अगर आपके पास विजन है तो गो विद इट, गो अहेड विद इट। और लास्ट बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आज तक मिली है? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मुझे मिली वो मेरे गुरु नित्य शांति से मिली। वैसे तो हज़ारों मेरे अच्छे अच्छे लोग आए मेरी ज़िंदगी में, बुक्स आई, लोन में था मैं, और मेरे टीचर ने मुझसे, मैं मतलब बिल्कुल मायूस हो गया था, उनके पास गया। उन्होंने कहा तूने ट्रेनिंग शुरू क्यों की थी? मैंने कहा मैंने ट्रेनिंग इसलिए शुरू की थी ताकि मैं लोगों को बता सकूं ट्रेनिंग की पावर क्या है, और मैंने इसलिए शुरू की थी ताकि मैं फ्री में 50 रुपये लेके 100 रुपये लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी अवेयरनेस फैला सकूँ। बोले तूने किया है ये काम? मैंने कहा मैं शुरू में करता था लेकिन लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते थे, तो मैं पैसे कमाने में लग गया, और फिर पैसा ही सब कुछ हो गया, फिर मैं इन चीज़ों से दूर हो गया। बोले अब वापस से करना शुरू कर। जो तेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी ट्रेनिंग है तेरी, वो तू फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे या कम पैसे में दे। एंड उन्होंने ये कहते हुए एक बात कही, वो आज मेरा सबसे बड़ा मोटो बन गया ज़िंदगी का, वो है व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप पूरे ब्रह्मांड को सेल्फलेसली सपोर्ट करते हो, दुनिया को सेल्फलेसली सपोर्ट करते हो, पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करता है। जब उन्होंने ये एडवाइस दी ना, पता नहीं मैंने इस लाइन को, अब उस समय 2 घंटे का, जैसे आपका मेरा काफ़ी देर से कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वैसे ही वो 1.5-2 घंटे का हमारा 3 घंटे का कॉन्वर्सेशन था, उसमें से ये लाइन मेरे दिमाग में अटक गई। उसके बाद मैंने इस लाइन को अपना जीने का मकसद बना लिया, एंड आई एम लिविंग दिस एवरी डे, एवरी वे, इन एवरी वे, एंड आई वुड से दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस। आई विल कम्प्लीटली एग्री, ये वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है, मुझे भी लगता है। मैंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जब भी मैंने अप्लाई करी ना ये वाली एडवाइस को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में रहो। और जैसे कि आपने बताया, एक बात जो दिमाग में रह गई थी, मैंने आपसे वर्स्ट पूछ लिया, बेस्ट पूछ लिया, अब एक लास्ट पूछूंगा, बेस्ट, वर्स्ट, लास्ट, ठीक है? तो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यही है जो आप चाहोगे कि दिमाग में उन बंदे के जो देख रहा है उसके रह जाए, जैसे आपके रह गई थी, जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। मैं इतना भी एग्जैजरेट कर दूंगा कि अगर आपको जिंदगी में किसी इंसान को लास्ट एडवाइस देनी रहेगी, उसके बाद आपको जो बोलना, तो लास्ट एडवाइस ये है कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको पॉजिटिविटी सबको समझना है, तो सब समझ में शायद नहीं आएंगे आपके, तो एक सिंपल सी चीज़ समझ लो, जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना ज़्यादा ज़िंदगी को सेलिब्रेट करोगे, ज़िंदगी आपको सेलिब्रिटी मान लेगी और आपको सेलिब्रिटी की तरह धीरे धीरे सब कुछ देगी। इसीलिए लर्न टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सुख हो, दुख हो, हर चीज़ आएगी ज़िंदगी में। दुख में आप दुखी होंगे, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि यार सेलिब्रेशन तो बनता है, जिंदा हैं, तो बस सेलिब्रेट करना शुरू करो, एंड देन यू विल बी सेलिब्रिटी। तो मैं तो हमेशा यही कहता था, आई एम अ सेलिब्रिटी, बिकॉज मैं सेलिब्रेट करना जानता हूँ, और भगवान ने आज छोटा मोटा सेलिब्रिटी तो बना ही दिया है। राइट। आज 2-4 ऑटोग्राफ बहुत अच्छे, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, रियली प्राउड, एवरीवन इज रियली प्राउड ऑफ यू सर। आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, और ये तो ये लास्ट पीस बहुत अच्छी है, सेलिब्रेट करना बनता है। अगर आपने पॉडकास्ट पूरा भी देखा है तो मुझे लगता है यही एक रीज़न है सेलिब्रेट करने का। कई बार हम लोग यही ढूंढते रहते, कुछ बड़ा करेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, और मेरे साथ भी हुआ है ये चीज़।
लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में पूरी ज़िंदगी निकलेगी। यहाँ पे ना मैंने ये बड़ी अच्छी सी चीज़, मेरे टीचर मनीष गुप्ता जी को मैं इसका क्रेडिट दूंगा, उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज़ सेलिब्रेट करना सिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपका। मेरा बर्थडे आता है 12 जनवरी को। मैंने पहले डिसाइड किया मैं हर रोज़ सेलिब्रेट करूँगा। तो मैं 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक हर रोज़ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा। मतलब छोटे छोटे तरीक़ों से, नॉट दैट कटिंग केक एंड इनवाइटिंग पीपल, बट जैसे मुझे लगता है आज मुझे ये खाना है, तो उन 15 दिनों में सब छूट है मेरे लिए। मैं ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट दूंगा, वो सारी चीज़ें करूंगा जो मूवी देखनी है, मस्त रहे। मैं मानता हूँ कि 31 से लेके 15 तक मेरा बर्थडे है, और भगवान ने उसका ऐसा फल दिया कि आज हर रोज़ बर्थडे की तरह होता है। हाँ। आज हर रोज़ कहीं पे भी जाते हैं तो सेलिब्रेशन होता है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई केक ला रहा है। भगवान की कृपा से इतने प्यारे प्यारे लोग जुड़ते हैं। सो वॉट एवर यू गिव इम्पोर्टेंस टू, दैट एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल लास्ट मैसेज। आई थिंक ये सब मैं भी पक्का फॉलो करूँगा, या आप सब भी ये चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। दैट वाज भूपेंद्र सिंह राठौर फॉर यू। आई थिंक आपको काफ़ी सारी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं सर की सारी लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप जाके इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। लॉट ऑफ गुड कंटेंट जो फ्री में सर देते रहते हैं। मैंने इनके यूट्यूब चैनल के लिंक, ये सारी चीज़ें आपको नीचे मिल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो जैसे मैंने आपको कहा, कमेंट ज़रूर करना। विल ट्राई टू रीच आउट अगेन, एंड सर आपका टाइम रहेगा तो आप वापस से देना। इट विल बी हेल्पफुल। जीशान भाई, आप भी बहुत प्यारा कंटेंट ला रहे हो। मैंने आपके चैनल के बारे में 2020 में ही, जब मैं खुद वीडियोस बना रहा था, तब मैं देखता था मैं कौन सा वीडियो बनाऊं, कैसे वीडियोस चल रहे हैं, तब मैं आपके चैनल को देखता था। लेकिन वहाँ आपका जीशान नाम नहीं लिखा हुआ था, वहाँ सीकेन ही लिखा हुआ था। तो वो वीडियो मैं देखता था आपके, काफ़ी वीडियो मैंने देखे 2020 से लेके, और काफ़ी कंटेंट के आइडियाज़ आपकी वीडियो से मिले। एंड जीशान भाई, आज की डेट में आप कंटेंट क्रिएटर्स की एकेडमी भी चलाते हो। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सर्विस विच यू आर डूइंग टू पीपल लाइक अस एंड टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। Thank So you, sir. congratulations. Thank you. It means a lot coming from you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much for giving your time. मिलते हैं Thank you. वापस से. Thank you. Thank you everyone.